हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन लोग हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आप चिप लेवल रिपेयरिंग की इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको अपना बेस मजबूत करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको चिप लेवल के लिए मूवमेंट पे, यानी कि चिप लेवल की रिपेयरिंग ज्वाइन करने के लिए, या चिप लेवल की इंडस्ट्री में अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को तैयार करें। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मैं टोटल क्या चीजें पढ़ाता हूं, आपके कौन कौन से टूल्स होने चाहिए स्टार्टिंग करते समय, अभी जो क्लासेस चल रही है उसका पैटर्न क्या है, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार कॉल्स आ रही हैं, कॉल अटेंड कर पाना काफी मुश्किल हो जा रहा है। कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जिन पे रिप्लाई दे पाना मुश्किल हो जाता है कि वन टू वन, यानी कि बार बार एक एक व्यक्ति को रिप्लाई दे पाना या एक एक व्यक्ति को समझा पाना कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। कई बार क्वेश्चंस लोगों के ऐसे होते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं लैपटॉप के चिप लेवल रिपेयरिंग सेक्टर में। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा कंडीशन चल रहा है रोजगार से रिलेटेड। बेरोजगारी की अपने चरम सीमा पे लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं। अलग अलग फील्ड में तमाम लोगों की जॉब्स चली गई। जो अब क्या टाइम ऐसा है कि हैंड्स ऑन स्किल होना जरूरी है, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, टीवी रिपेयरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुछ भी, कारपेंटर, XYZ, जितने भी लोग वो लोग स्किल्ड वाले हैं, जिनका अपना खुद का स्किल है, वो ऑलरेडी आराम से सरवाइव कर रहे हैं। और जो लोग डिपेंडेंट थे दूसरे लोगों पे, या जो कंपनीज में या अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे थे, जैसे अगर अभी तो हमने देखा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया है, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल खराब हो गई। जबकि पहले माना जाता था होटल मैनेजमेंट, कभी हम लोग बचपन में सुना करते थे कि होटल मैनेजमेंट कर लो, काफी अच्छी सैलरी हुआ करती है, अच्छे पैसे मिलते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स वाले सेक्टर में काफी अच्छा पैसे। अगर ऐसे मेरे कई ऐसे कलीग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिनका टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस हुआ करता था, काफी उनकी काफी अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, कई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्होंने एग्जाम्स भी दिए। लेकिन कई आजकल कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में सुनने में आता है कि लोगों ने गवर्नमेंट जॉब दिए, एग्जाम दिए, लेकिन किसी ने केस फाइल कर दिया, वो सालों साल तक अटक जाता है रिजल्ट आने में भी। पहले तो चीजें ये अटक जाती है, कई चीजें कुछ लोगों का होता है, तो कई लोगों का ऐसा होता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो रह जाते हैं भ्रष्टाचार की वजह से। तमाम चीजें हैं, मैं इन चीजों पे किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो कल अभी जो सॉरी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो कोरोना टाइम आया है ना, कोरोना का टाइम एक्चुअल में मेरे हिसाब से एक नए युग का आगाज है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें अब के टाइम में ये जो न्यू एरा टाइम शुरू हुआ है, जो नए युग शुरू हुआ है, ये हो चुका है मेरे हिसाब से। तो आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, कोरोना टाइम को, या जो पीरियड चल रहा है अभी, इस प्रॉब्लम भरे पीरियड को आप कैसे देखते हो, ये आपको देखना होगा। मेरा ये मानना है कि ये नए युग का आगाज है भाई, ये शुरुआत है। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मैक्सिमम चीज आपको एकदम तैयार रहना पड़ेगा कि आपको करना कैसे है। एक तो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल काम करने आना चाहिए, स्किल से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केट में हैं, शॉपकीपर्स हैं, तो आपको देखना होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, सर्विस देने का जो तरीका है वो बदल चुका रहेगा कुछ दिन बाद तो टोटली। अभी तो आपको देख रहे हैं कि आप ये उम्मीद में हैं कि कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर से जॉब शुरू हो जाएंगी, हम अपने काम पे बैक हो जाएंगे। होगा, लेकिन आपको फिर भी ओवरऑल आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी कि दोबारा ऐसे सिनेरियो, ऐसा केस आ सकता है, आपको दोबारा घर में बैठना पड़ सकता है। तो आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, मैक्सिमम चीजों को आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाना होगा, अपने स्किल डेवलप करना होगा। पर्टिकुलर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें स्किल्ड होना जरूरी पर होगा। ठीक है, अब डिपेंडेंसी, आपको डिपेंडेंट होने चाहिए स्पेयर पार्ट या बाकी जो एसोसरीज है उनकी रिक्वायरमेंट, लेकिन आप अपना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हैंड मजबूत करना पड़ेगा जो स्किल्ड से रिलेटेड होगा।
इवन आप अगर बिजनेस भी कर रहे होंगे तो आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड तो लगभग आप देख ही रहे होंगे, तमाम चीजें हैं जो ऑफलाइन मोड पे लगभग खत्म सी हो चुकी हैं। मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो गई हैं। इवन आप मार्केट जा नहीं सकते, लॉकडाउन होता है, मार्केट नहीं जा सकते, तो दिक्कतें होती हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ता है। आज की डेट में अगर मैं खुद अपना नॉर्मल रूटीन की बात करूं, तो जो भी XYZ मुझे रिक्वायरमेंट होती है, परचेजिंग होता है, इवन कपड़े से लेकर जूते तक, ठीक है, एसेसरीज से लेकर, नॉर्मल एसेसरीज से लेकर, इवन आप वेजिटेबल, ग्रोसरी, A to Z, ठीक है, क्राउड से बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ही बुक करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सेलर्स भी अवेलेबल है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आप तक डिलीवर करवा रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, क्या वो कौन सा प्लेटफॉर्म आप एक्वायर कर सके, या कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करके अपना काम रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसमें अब मैं उन लोगों की पूरी कोशिश कर रहा, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड, यानी कि लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग हम लोग करते हैं, मदरबोर्ड्स रिपेयर करते हैं। लेकिन इस लेवल पे आने से पहले भी हमने भी डोर टू डोर होम सर्विसेज दी है, कार्ड लेवल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, कंप्लीट हमने कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और कार्ड लेवल में प्रॉपर एक्सपीरियंस लिया, तब जाके चीफ लेवल। जैसे होता है कि पहले हम हाई स्कूल करते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री, ठीक है, ये स्टेप्स वन बाय वन, इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसका शॉर्टकट लेंगे तो आपकी इफिशियंसी अपर लेवल पे जाके क्या होगी, दिक्कत होगी, आप तो परेशान रहा करेंगे। और डायरेक्ट भी अगर आप चिप लेवल सीखने की कोशिश करते हैं तो भी दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होगा कि चिप लेवल रिपेयरिंग इन द सेंस आप समझ सकते हो, एक सर्जन की तरह काम करता है। कोई भी बात होगा ऑपरेशन करेगा, कोई भी चीज होगी ऑपरेशनल, मतलब अपने थिएटर में ले जाएगा और सीधे ऑपरेट करने के लिए बात करेगा, ठीक है। और वही मेडिसिन का डॉक्टर होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है पहले मेडिसिन से क्योर करने की कोशिश करता है, डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। तमाम देखिए, एक सिंपल एग्जांपल, होम्योपैथी का इलाज होता है, कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज आपका क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू किया जाता है। लेकिन आप एक सर्जन के पास जाओगे, इवन आपके पेट में दर्द है, ठीक है, अब दर्द है और उन्होंने देखा कि हाँ स्टोन है, तो उनका सीधे रिकमेंडेशन कि भाई स्टोन है, ये दवाओं से नहीं गलेगा, आपको सीधे क्या करना पड़ा, सर्जरी करना पड़ेगा। मेरे पास प्रॉपर जो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका था उससे एडवांस हटके हमारे पास लेजर थ्योरी आ गई है, हम लेजर के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऑपरेट करेंगे। यही किसी आप मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तमाम चीजें बताता है कि हाँ इस तरीके से आप कर लो, आप मेडिसिन ये कंटिन्यूअस इतने दिन तक खाओ, आपका जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी तमाम दवाएं दे देता है, देखा होगा आपने, ठीक है, और वो रिजॉल्व होती हैं। किसी आप योग गुरु के पास जाओगे, तमाम प्रकार के योगा वगैरह भी बता देगा, तमाम प्रकार की आपकी डेली लाइफ की रूटीन बता देगा, खाने का आपका डाइट चेंज करवा देगा, और नो डाउट वहां से भी क्योर मिलता है। तो एक अलग अलग चीजें हैं, अब डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट किसको किया। तो वैसे ही क्या होता है, जब एक चीज, और हम लोग जब चिप लेवल के इंजीनियर हो जाते हैं, या जब बोर्ड रिपेयर कर रहे होते हैं, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम पे भी हम बोर्ड पे, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट हम लोग केवल क्या है, इस तरीके से बोर्ड रिसीव करते हैं, ये ओपन बोर्ड है, इस बोर्ड में ये मशीन में लग के क्या प्रॉब्लम कर रहा था, कई बार ये केवल हमें कस्टमर बताता है, ठीक है, कि इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन में पड़ा हुआ है, या ऑन होके ऑफ हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है। इसके कई रीजन, एसेसरीज जो पेरीफेरल्स लगा रहे हैं उनकी वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आता तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले थर्मल सेंसर चेक कर लेते हैं, एमी रीजन क्लीन करके देख लेते हैं, इस तरह के अलग अलग चीजें हैं, उनको हमको कर करके देखना होता है कि हाँ इनमें से क्या प्रॉब्लम है। थर्मल सेंसर चेक कर लिया, एमी रीजन कर लिया, बायोस कर लिया, प्रोसेसर को देख लिया, कहीं कोई पावर कम ना बन रही हो, कोई लीकेज ना हो कैपेसिटर में, ठीक है, कोई ड्रॉपेज ना हो, इस तरह की चीजें देते हैं। कई बार फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कहीं मॉइस्चर हो गया, रस्ट आ गया, कोई कंपोनेंट गल वगैरह गया, इस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन यही अगर आप एक कार्ड लेवल इंजीनियर के पास जाते हो, टेक्नीशियन के पास, अगर आपकी मशीन ओवरहीट हो रही होती है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि आपके विंडोज में कोई अननेसेसरी सर्विसेज तो नहीं रन कर रही है, अननेसेसरी सॉरी अननेसेसरी कोई प्रोग्राम तो रन नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट देखकर देखता है कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है सिस्टम में, अगर विंडोज 10 यूज कर रहे होते हैं, कि कौन सी चीजें कितनी कंज्यूम करे, रैम का
रैम के ऊपर ओवरलोड नहीं जा रहा हो, सीपीयू के ओवरलोड ना जा रहा हो, सीपीयू ओवरहीट ना हो रहा, इस तरीके की चीजें डायग्नोस करते हैं। अगर एक बार फिर ओएस को फॉर्मेट करके देखता है, उसके बावजूद ओवर हीटिंग होती है, तब वो देखता है कि सर्विसिंग के लिए रिकमेंड करता है कि हम सर कंप्लीट आपके सिस्टम की ओवरऑल सर्विसिंग करेंगे, इसमें कूलेंट वगैरह, फैन वगैरह रिक्वायरमेंट हुई फैन रिप्लेसमेंट की तो फैन रिप्लेस करेंगे, अन्यथा हाई क्वालिटी के कूलिंग पेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके के काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि एसएमपीएस कम करंट पावर सप्लाई मदरबोर्ड को दे रहा होता है, एसएमपीएस हो या एडाप्टर, तब भी मशीन ओवरहीट हो रही होती है। बैटरी आपकी खराब हो रही होती है, तब भी मशीन ओवरहीट हो रही होती है। तमाम हो सकता है आपके किसी न किसी एसेसरी, कोई यूएसबी पोर्ट शॉर्ट हो, या कोई आपका हार्ड ड्राइव पुरानी हो गई हो जिसके वजह से वो हीटिंग हो रही हो मशीन में, कोई भी रीजन होता है। तो ये आपको पहले डायग्नोस करना पड़ता है। इसको डायग्नोस करने के लिए अगर आपको बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर का पता है कि एक एक चीजों के बारे में, कौन सी चीज किस तरीके से फंक्शन करती है, उस चीज के खराब होने पे किस तरीके की प्रॉब्लम एराइजेज होती है आपके कंप्यूटर में, ये बेसिक हार्डवेयर में सिखाया जाता है। ये चीजें आपको पता होना। जब आप ये कंफर्म कर लें कि आपने जितने भी पेरिफेरल्स अटैच किए हैं मदरबोर्ड से, या जितने भी एसेसरीज मदरबोर्ड से अटैच किया उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको रिपेयर करने की जरूरत है मदरबोर्ड, तब आपका शुरू होता है चिप लेवल इंजीनियरिंग का काम, यानी कंपोनेंट लेवल की रिपेयरिंग। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप किसी इंजीनियर को देंगे तो सीधे सीधे, अगर प्रोसेसर, अगर देखिए अभी मेरे पास यही मदरबोर्ड आ जाए, ये ओवर हीटिंग कंडीशन में आए, इस पे ग्राफिक कार्ड है, तो सबसे पहले मेरा माइंड इसी पे जाएगा कि ग्राफिक कार्ड इसका खराब हो सकता है। पहले तो मैं यही देखूंगा कि अगर 3 से 4 साल पुराना है तो पहले वन शॉट दिमाग यही काम करेगा कि ग्राफिक कार्ड पुरानी हो गई है, ये ओवरहीट हो रही होगी। ठीक है, पहला यही जाता है। दूसरा, अगर ग्राफिक कार्ड को हमने नॉन ग्राफिक कॉइल वगैरह या नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करके दिया, फिर भी ओवरहीट मशीन हो रही होती है, तब ये पता चलता है कि नहीं यार ये तो, फिर सीपीयू को देखते हैं। फिर वन बाय वन रिवर्स सोचते हैं कि किसी की पावर कंज्यूम कर, पावर में प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं कोई कैपेसिटर वगैरह लीकेज होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये हो, ये तो हमने डायरेक्ट मदरबोर्ड पे काम करना शुरू कर लिया। ठीक है, ट्रायल के बेस पे अगर मैं चाहूं, आप देखेंगे किसी इंजीनियर को दे के देखेंगे आप रिपेयरिंग के लिए, आपकी मशीन ओवरहीट कर रही है और आप, अगर आपने मदरबोर्ड दिया और उस पर ग्राफिक कार्ड होगा, तो सबसे पहले ग्राफिक कार्ड पे काम करना शुरू होता है। ये हमारे द्वारा भी होता है, अदर लोगों के भी हम लोगों ने देखा रियलाइज, क्योंकि माइंड ही वहीं पे जाता है सीधे। उसके बाद प्रोसेसर पे जाता है कि ग्राफिक को नॉन ग्राफिक कर दिया यार, फिर भी मशीन ओवरहीट हो रही है, तो ये देख लिया जाता है कि सीपीयू ओवरहीट हो रहा है। इससे पहले की चीजें हम ये मान लेते हैं कि कस्टमर ने क्या है, या जो हमारे पास टेक्नीशियन ले आया है बोर्ड, उसने कार्ड लेवल के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया होगा, यानी कि हीट सिंक पेस्ट दे लगा के चेक कर लिया होगा, फैन लगा के चेक कर लिया होगा, हार्ड डिस्क रिप्लेस करके देख लिया होगा। इवन बैड रैम होने पे, खराब रैम होने पर भी हीटिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए हम लोगों ने रिपेयरिंग का लेवल रखा है। पहले हमारे ऑफिस में कार्ड लेवल पे, अगर पूरी कंप्लीट मशीन आई है तो कार्ड लेवल का जो इंजीनियर है पहले वो काम करते हैं, उस पर उन्होंने पूरा वेरीफाई कर लिया, सर्विसिंग कर लिया, हीटसिंक पेस्ट चेंज कर लिया, फैन की स्पीड वगैरह चेक कर लिया, कोई भी मदरबोर्ड पे ऐसा एसेसरीज नहीं कनेक्टेड है जो शॉर्ट सर्किट है या जो ओवर हीट हो रहा है या जो एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम कर रहा है। ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम लोग बोर्ड रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी यही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड रिपेयरिंग यानी चिप लेवल, कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके पहले आपकी कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है या कौन कौन से बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से, अगर आप इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हो और अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, मैक्सिमम अभी भी किसी भी गवर्नमेंट, आई थिंक ज्यादातर अभी राज्य सरकारों ने एजुकेशन सिस्टम को अलाउ नहीं किया है, तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। अब ऑनलाइन थियोरेटिकल क्लासेस, अब हमारा ऐसा हो रहा है कि हम ऑनलाइन जूम क्लासेस पढ़ाते हैं विथ प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल आपको करने के लिए तो आपके पास अपना सारा टूल्स होना चाहिए, हम करके दिखाते हैं। देखिए, देख कर सीखने की सहज प्रवृत्ति तो हम जब पैदा होते हैं तभी से होती, देख देख कर ही हम लोग सीखते हैं, जब छोटे रहते जन्म लेने के बाद से ही देख कर सीखने की। तो वैसे ही हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देख कर आपको सीखना पड़ेगा। हम गाइड भी करेंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा जवाब देंगे। ठीक है, उसको आप लगातार 3 महीने तक एटलीस्ट जूम क्लासेस, जब तक ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट नहीं होता आप कर सकते हैं। उसके बाद जब राज्य सरकारों ने या गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो हम आपको
वो ये भी परमिशन देते हैं कि आप ऑफलाइन आके अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए हमारा ऑफिस प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया से बोर्ड रिसीव करते हैं। इवन हम लोग स्क्रैप बोर्ड भी, ऐसे बोर्ड भी परचेज करते हैं मार्केट से जो रिपेयरेबल होते हैं, सर्विस सेंटर से निकाले गए मदरबोर्ड परचेज किए जाते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, उन पर प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों से। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं हम लगभग हर एक स्टूडेंट को, और लगातार इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं। हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे, ठीक है, कोर्स नहीं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कोर्स नहीं कराते, हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाते हैं। कोर्स कराना, सर्टिफिकेट देना, दैट्स डिफरेंट। वो हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, तमाम इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन का काम हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग एक तरह से इंटर्नशिप और प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं जिससे आपका स्किल डेवलप हो सके, स्किल डेवलप हो सके और ग्राउंड लेवल पे आप काम कर सके, ठीक है। वो किताबें कतई नहीं पढ़ाई जाती, मैं कोई किताब नहीं पढ़ाता, कोई हमारे पास किताबें नहीं होती। मैं वही पढ़ाता हूँ जो प्रैक्टिकली डे बाय डे डेली रूटीन में मैं फेस करता हूँ प्रॉब्लम, और वो चीजें ही आप तक पास की जाती है। किताबें जो 6 साल पहले या 7 साल पहले किताबें लिख दी गई, उनको पढ़ा के फायदा क्या। आज भी किताबों में आईडीई हार्ड ड्राइव के बारे में जिक्र मिलेगा, जो कि कतई नहीं है। आपको माउस, कीबोर्ड माउस के बारे में पढ़ाया जाएगा, सीरियल कीबोर्ड, सीरियल माउस, PS2 कीबोर्ड, PS2 माउस, जो आपको शायद मार्केट में ढूंढने पे न मिले, ठीक है। आजकल जमाना है यूएसबी या वायरलेस का, ठीक है। आज भी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर के बारे में किताबों में लिखा हुआ। आजकल दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, एलईडी मॉनिटर, कर्व मॉनिटर आने लगे, वायरलेस डिस्प्ले सिस्टम आने वाला है, और आज अभी भी हम सीआरटी किताबों में पढ़ रहे हैं। किताबों के में जो भी चीजें हैं, ये आपको ध्यान देखना है कि वो राइटर ने कब किताब लिखी है, और किस, उस राइटर ने जब किताबें लिखी। राइटर, कई बार क्या होता है, जब आदमी किताब लिखना शुरू करता है, वो लिखता कब है, जब पहले वो काम पूरा कर चुका, उसने अपना बिजनेस या जो भी चीजें करना, मेन किताब लिखना है उसका बिजनेस नहीं होता है, तो पहले वो एक्सपीरियंस गेन करता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल उसने एक्सपीरियंस गेन किया मार्केट में रिपेयरिंग करके या जो भी काम करके, उसके बाद उसने तो किताब लिखना शुरू किया। तब तक तो वो चीजें आउट ऑफ डेट होगी भाई। ये चीज का भी ध्यान रखना है कि किताब कितनी पुरानी है और किन चीजों के बारे में उस किताब में जिक्र किया गया है, ठीक है। उन चीजों को अगर आप बात करें कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपको हमेशा लेटेस्ट चीजें ही आपको देखना होगा, जो रनिंग है प्रैक्टिकली, जो चीजें मार्केट में रनिंग है उनसे रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं बुक से, तो वो पढ़ना है, ठीक है। या सबसे बेस्ट है तरीका ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए हैं, या आप देखिए ई बुक्स वगैरह मिलते हैं, वीडियो कोर्सेज हो रहे हैं आजकल मिल रहे हैं, तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आपको पहले मार्केट में जाके ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, क्या जो आपके कोर्स कंटेंट है या जो आप कहीं सीख रहे हो तो उसमें वही चीजें हैं, या आज भी वही, जैसे हमारे दादाजी ने जो किताब पढ़ी वही हमारे पिताजी ने पढ़ी, फिर वही हम भी पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, ठीक है। ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन है विडंबना ही एक तरह से है। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना और जरूरी है। आपकी हिस्ट्री, आपके कंट्री में की राजनीति के, पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना जरूरी, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप जब एक शेल्टर नीड्स पूरा करने के लिए समाज में उतरते हैं, तब क्या जानना जरूरी है, ये भी जानना बहुत कंपलसरी है। और हमने तो देखा, देखिए हम लोगों ने, हमने भी बीएससी किया, फिर बीएससी के बाद एमएससी किया, और सेम टाइम पे हमें मार्केट में अगर उतार दिया गया या मैं मार्केट में उतरा तो बोला कि क्या मुझे जॉब कहीं मिल सकती है, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था कि किस जगह मैं जाके जॉब करूं। ये तो प्लस पॉइंट है कि हमने ग्रेजुएट, जब इंटरमीडिएट थे तभी से हमने एक छोटे से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, उमा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम कभी सुना होगा मे बी आप लोगों ने, ठीक है। यूपी में आजमगढ़ में हुआ करता था, जहां से हमने पढ़ाई की उमा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मात्र कह सकते हैं कि बहुत कम पैसों में एक छोटे से सिटी में हमने पढ़ाई की। उसके बाद ये जब हमने पढ़ाई की तो समर में, जैसे 12th पास किया उसके बाद ही हमने क्लास ये कर लिया था। उसके बाद टाइम टू टाइम हम रिपेयरिंग से लगे रहे, और जब हमें अपने आप को सिखाने के लिए हमने बीएससी किया, फिर हमें लगा कि हमें और अच्छे लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, तो अपने आप को सिखाने के लिए ही हमने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया। हमारे जो जिस सिटी में हम रह रहे थे, हमारा नसीब अच्छा था कि उस कॉलेज में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कराया जाता था, ठीक है। तो
क्योंकि पढ़ाई के दौरान मैं उस समय भी मैं कोचिंग्स पढ़ाया करता था या अपना काम किया करते थे, तो मैंने बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं किए, बहुत अच्छे मार्क स्कोर नहीं किए, लेकिन हाँ जिनमें किया उसमें अच्छा किया। जिन भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर्स वगैरह प्रैक्टिकल्स वगैरह में ठीक किया मैंने। ठीक है, और मैंने हमेशा अपने आप को सिखाने के लिए ही अपनी ग्रेजुएशन भी की और मास्टर डिग्री भी की। आज शायद उसी की वजह से मैं सही जो भी है, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ सही ढंग से मुझे लगता है अपने काम से मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, मैंने अपने लिए तो एटलीस्ट ढंग का कर लिया है। बाकी वही चीजें हैं, आप लोगों के लिए भी कोशिश की जा रही है, आप लोगों को भी सपोर्ट प्लेटफॉर्म देने प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। डे बाय डे मेरी इंप्रूवमेंट, मैंने खुद भी इंप्रूवमेंट किया है और अपने बच्चों को भी इंप्रूवमेंट करने का तरीका बताया। ठीक है। और ये जरूरी है कि आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इसी चीज को, मेरी ही चीजों को आप देखना चाहें तो 2017 से मैंने आपको मैंने शायद लगभग वीडियो डालना शुरू किया था। आप देखिए वन बाय वन, 2017 में मेरा प्लेटफॉर्म कैसा था, 2018 में मेरी प्लेटफॉर्म कैसी थी, 2019 में प्लेटफॉर्म कैसा मैंने क्रिएट किया, 2020 में कैसा गया, 2021 में, वन बाय वन, डे बाय डे, एक एक करके। और स्टार्टिंग 2017 में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। या इवन हम लोगों, मुझे तो अपनी डायरी लिखने की भी आदत है। मैंने तो बहुत पहले अगर बात करूं 2012 में ही लिख दिया था कि मुझे 2020 में या 2021 में मुझे क्या चाहिए। और मैं आपको क्लियर बताऊं, कई वीडियोस में मैंने बताया कि अगर आप काम करने की, अगर आपकी खुद की इच्छा है, अगर आप अपने काम में लगातार जुड़े हुए हैं, दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं, और जुनून के साथ जुड़े हुए हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लगातार है, तो कोरोना जैसी बीमारियां या कोरोना जैसा लॉकडाउन भी आपका कुछ नहीं नुकसान कर सकते हैं। मैंने लास्ट जब फर्स्ट कोरोना का पीरियड लगा था, जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने बताया था कि मेरे बिजनेस का सबसे बेस्ट टाइम चला फर्स्ट कोरोना का लॉकडाउन। उसके बाद जब सेकेंड कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो मैंने लंबे टाइम पीरियड के बाद बहुत लंबा हॉलीडे लिया, 2 महीने का अपने गाँव गया हुआ। और पूरे लाइफ में जितना एंजॉय नहीं किया उतना एंजॉय मैंने उन छुट्टियों में भी किया। मैंने क्योंकि घर पे मैरिज भी थी, छोटे भाई की शादी वगैरह भी थी, उस दौरान हमने खूब, कहते हैं ना कि भाई फुल इंजॉयमेंट। क्योंकि कहते हैं ना कि इंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप एक थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है आपको और आपके जेब में पैसे आ जाते हैं, तब बाकी चीजें भी आप सही तरीके से अलाइन कर लेते हैं, मैनेज कर ले जाते हैं। तो चूंकि ये लगातार 2012 से मैं दिल्ली आया और इन चीजों में लगा रहा 2012 से लेकर 2017-18 तक लगातार मैं काम करता रहा। इवन हमारे साथ के कई दोस्तों ने ये भी बोला कि यार आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपको मे बी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैं पहले से फुल फोकस्ड था, मुझे पता था कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, ये पहले से था। ठीक है कि नहीं, अब मेरे को अगर मैंने अपना गोल ही बहुत छोटा सेट किया। एक्चुअल में मैं दिल्ली आया था, अगर बात करूं मैं तो नेट का एग्जाम देने। ठीक है, गेट का एग्जाम होता है, सॉरी, फरवरी वगैरह में। ठीक है, तो गेट और नेट इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप बीटेक के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, आप एग्जाम दे सकते हो। तो वो एग्जाम देने के चक्कर में मैं आया और देखा कि नहीं चीजें, भाई यहाँ पे तो बहुत सारे इंजीनियर लगे पड़े मेहनत किए जा रहे हैं। मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आया और मैंने भाई चूज कर लिया। और इससे पहले भी जबकि मेरे पास अच्छा काम हुआ करता था, जहाँ से मैं हूँ यूपी में, वहां पर भी कोचिंग्स चल रही थी, मेरा खुद का बिजनेस था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली जैसा शहर बेटर है, तो मैंने वो चूज किया। और एक रिस्क भी लिया, एक अच्छे बने बिनाए बिजनेस को ड्रॉप करने का। ठीक है, उसके बाद लगातार सिंगल मतलब पाथ पे फोकस किया मैंने, और आज मैं देख पा रहे होंगे कि लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग करता भी हूँ, मेरी एक प्रॉपर शॉप भी है, और ट्रेनिंग का लगभग कहीं इंटर्नशिप की तरह से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, और जीरो लेवल से स्टार्ट हमने किया और इस लेवल तक पहुंचे हैं कि चिप लेवल रिपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें हमने खुद फुलफिलमेंट की है, तो वो हर एक स्टूडेंट को बताते हैं कि इस चीज को कैसे आप फुलफिल कर सकते हो आप, क्योंकि उस रास्ते पे चल के देखा है हमने हर हर मतलब चीजों को। ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कस्टमर एंड पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आप अगर कार्ड लेवल की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हर वो काम लगभग हम, आप समझ लीजिए दिल्ली में हमने कई बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को एएमसी सर्विसेज प्रोवाइड की, लंबे टाइम तक काम किया।
किस किस तरीके के कस्टमर आपको फेस करने पड़ते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारा प्रॉब्लम फेस किया हम लोगों ने। और उसके बाद धीरे 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 अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक ले आए कि अब चिप लेवल रिपेयरिंग अपने काउंटर पे रिपेयर कर रहे हैं। लोग रिपेयरिंग के लिए भेजते भी हैं, हम लोग करते भी हैं, और साथ के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो रास्ता तय किया आपको भी तय करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट अगर आप लेंगे तो चीजें क्या होती हैं कि वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगे। नो डाउट्स आप अगर डायरेक्ट चिप लेवल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख लेंगे, लेकिन जो परफेक्शन नाम की चीज होती है, जो आपका एक्सपीरियंस से जो चीजें आती हैं, उसके लिए टाइम लगेगा आपको, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि आप देखिए कैसे तैयारी करिए। तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपको कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फोकस रहने की जरूरत होती है, कंटिन्यूटी देने की जरूरत होती है। हम लोग भी लगातार ई बुक्स का, ऑनलाइन का सहारा लेते हैं, तमाम फोरम्स बने हुए हैं, उन पे पढ़ते रहते हैं। एक अच्छी आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी, 1 घंटा डेली पढ़ने की। अगर ये आपने डेवलप कर लिया तो नो डाउट्स आप इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर जाएंगे, लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में। अदरवाइज क्या होगा, अभी आप 3 से 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग आप लेंगे तो अगले 6 महीने तक या साल भर तक रिपेयरिंग कर पाएंगे, उसके बाद आउट ऑफ द फील्ड हो जाएंगे। क्योंकि फिर क्या होगी, नई चीजें, नई इलेक्ट्रॉनिक्स उसको रिप्लेस करती हैं, उनको रिपेयर करने का रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी अलग हो जाती है। अगर आपने वो नहीं समझा, वो नहीं पढ़ा, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तमाम लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, तमाम इंजीनियर्स को कहते हुए, टीवी टेक्नीशियंस को कहते हुए सुना होगा कि आज की डेट में तो यार रिपेयरिंग ही खत्म हो गई। इवन मेरे खुद के भाई जो एक टाइम पे हुआ करता था, पूरे जिस जगह हम लोग है, या पूरे आसपास के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में उनका नाम काफी फेमस हुआ करता था, उनको देखकर हम लोग इंस्पायर हुए, वो इंस्पिरेशनल थे। लेकिन क्या किया उनकी तरफ से गलती, मेरे मानना है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ठीक है। ये भी नहीं कि जो अगर आपका स्किल डेवलप हो गया, आप लगातार काम करने में इतने बिजी हो गए कि अपनी स्टडी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। अगर आप अच्छे तरीके से रिपेयरिंग सीख जाते हो, आप काम करना शुरू कर देते हो, आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लगता है, तमाम भर भर के पैसे आने लगते हैं और आप उसको बटोरने में लग जाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि मुझे पढ़ना भी है, तो मामला फिर कुछ ही दिन में वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, आपके रिवर्स जाने लगता है। टेक्नीशियन पुराने कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना, या कई लोगों के मुंह से आज भी सुनते हैं कि यार लैपटॉप रिपेयरिंग का काम ही खत्म हो गया, या टीवी रिपेयरिंग का काम खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया है, आपने अपने आप को आउट ऑफ फील्ड कर दिया, क्योंकि आपने स्टडी करना बंद कर दिया, ठीक है भाई। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि पहले कीबोर्ड बदलना इतना आसान होता था कि जो कीबोर्ड का वेंडर था ना, वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके कीबोर्ड बदल दिया करता था। जो कीबोर्ड का थोक विक्रेता है, अगर आप गलती से उसके पास भी पहुंच गए तो वो भी बोलता है भाई 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो अभी बदलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या आज की डेट में वही कीबोर्ड का वेंडर, क्या वही कीबोर्ड का डीलर आपके आज के लैपटॉप में कीबोर्ड बदलवा के देगा? कतई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड अंदर से फिक्स हो गए। उसी कीबोर्ड को बदलने के आपको कम से कम 1000 रुपए 1500 रुपए मिल जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूं कि बैटरी अगर किसी कस्टमर की खराब होती थी तो वो क्या होता था, केवल बैटरी को खोल करके, इवन मोबाइल फोन में भी देख लो, नोकिया में इस्तेमाल किया BL4C, तमाम चीजें, मोटी बैटरी पतली बैटरी है, ठीक है। तमाम आपने सुना होगा सैमसंग, एक बार में पीछे से स्लाइड किया, खुल गया, बैटरी ऐसे निकाला, पुल आउट किया, दूसरी बैटरी लिया, बात खत्म। आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपको हर हाल में टेक्नीशियन के पास देना पड़ेगा, और उसके लिए उसको प्रॉपर एक अच्छा एक यूज सर्विस चार्ज देना पड़ता है, तभी जाके आप बैटरी रिप्लेसमेंट भी हो पाती है। सेम सिनेरियो आपके लैपटॉप में भी है। आजकल मैक्सिमम बैटरियां इंटरनल हो गई हैं। इंटरनल बैटरियों को आपको निकालने के लिए पूरा का पूरा आपका लैपटॉप खोलना पड़ता है। ऐसी केस में आपका स्किल्ड होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति घर पे अगर इस तरीके से खोलता है तो नो डाउट वो क्या करता है, डैमेज करता है। बैटरी निकालता है या स्क्रीन निकाल रहा है, यानी कि पूरा खोलने के लिए पहले स्क्रीन खोलना पड़ जाता है, फिर बैटरी निकालना होता है, फिर बैटरी लगाना होता है, तब स्क्रीन केबल। कई बार आपने देखा नया मार्केट से बैटरी ले आए, उसको स्क्रीन केबल डिटैच नहीं किया, बैटरी घुसेड़ दिया, पता चला कि पूरा लैपटॉप डेड हो गया। कहां से? छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं,
जिनकी वजह से आपके लिए सर्विसेज एलाई मतलब एक तरह से सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। बीमारियां इस संसार से खत्म ना हुई ना होंगी, तो वैसे ही सर्विस का इंडस्ट्री समझ लीजिए, लैपटॉप रिपेयरिंग भी हमारे हिसाब से अभी तक तो हम नहीं मानते, या मैं खत्म हो जाऊंगा इतना तो पक्का है, लेकिन तब तक मेरे जीवन काल तक तो सर्विस रहेगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, बाद का मुझे नहीं पता भाई, जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है। ठीक है, लेकिन इतना है कि अभी इतना टाइम है, 10 से 20 साल, 10 साल तो कम से कम अभी लैपटॉप रिपेयरिंग का टाइम चलेगा। मतलब आपके लिए अच्छा स्कोप है कि आप 10 साल में, और कमाने के लिए यार इतना काफी होता है। तो आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को देख लीजिएगा, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी एक्टर को, किसी भी स्टार को देखेंगे ना, उसका एक पीक टाइम होता है। एक साइंस भी यही कहता है कि किसी भी चीज का एक मैक्सिमम पीक आवर जो होता है ना, मैक्सिमम पीक टाइम होता है, वो लिमिटेड ही होता है। ठीक है, वो फिर उसके बाद उसको फॉल आना ही आना है या कंटिन्यूअस हो जाना है, ऐसे ही होता है हर इंडस्ट्री में। तो अभी तो है अपने काम, इतना तो चीजें हैं कि आपको अगर 10 साल दिया गया है इसमें, तो वो पीक टाइम आएगा कि उसी समय आप अच्छे धुआंधार बैटिंग करिए और आप अपने लिए पैसे बना ले जाएंगे, कमा ले जाएंगे। अच्छा, बनाना नहीं है, कमाना है। बनाना और कमाना, इसमें भी बहुत फर्क होता है। पैसे बनाना मतलब बिना मेहनत के पैसे अगर आप बना रहे हो, अपने लिए जनरेट कर रहे हो, तो वो बनाना कहलाता है। अगर आप मेहनत करके अगर आप पैसे अगर जनरेट कर रहे हो तो वो कमाना होता है। तो हम लोगों को कमाना है, बनाना नहीं है, और मैक्सिमम लोग बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए लैपटॉप रिपेयरिंग का जो सही नॉलेज है उनसे दूर हो जाता है, उससे वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाते या सीख नहीं पाते। ठीक है, बिना मेहनत के अगर आपने पैसे बना लिए तो मेहनत कहाँ करेंगे भाई, शॉर्टकट हो गया। बात इशारा तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए, सो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम क्या क्या चीजें हैं, जो मैंने एक छोटा सा नोट्स भाई पीडीएफ मेरे को मतलब स्लाइड बनाता शायद माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी वगैरह में तो टाइम लगता, तो बाई हैंड लिख दिया मैंने। तो इसी के सहारे मैं आपको बताता हूँ। हु कैन ज्वाइन द लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, मैंने लिखा 10th 12th और ग्रेजुएशन, कोई भी बंदा हो 10वीं पास हो, 12वीं या ग्रेजुएशन किया हो, सोच उसमें उसके दिमाग में ये हो कि मुझे सीखना है, उसको खुद के ऊपर भरोसा हो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तभी वो सीख सकता है। देखिए, मैं हम लोगों का काम है, जैसे मैं एक ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, ड्राइविंग कर सिखाने के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, रोड पे चलने के क्या रूल्स रेगुलेशन है, गूगल मैप किस तरीके से प्रॉपर रीड किया जाता है, गूगल मैप को कैसे फॉलो किया जाता है, वॉइस कमांड कैसे इनेबल करके आप गूगल मैप को फाइल आपको क्या करते हैं, एक्टिवेट करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, ये सारा सिखाने का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन उसके बाद ड्राइव करना, इंडिविजुअल मार्केट में उतरना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसे ही लैपटॉप रिपेयरिंग के जो भी है, आपको जो जो रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए, एक एक शॉप या बिजनेस चलाने के लिए, उस तरीके के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं। अब लेकिन परफॉर्म तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो सीखना खुद को ही है, आप अपने आप को आप ही सिखा सकते, कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। हम तो केवल आपको एज ए गाइड, आपको एक रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ट्रेनर हमेशा क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, उस पर चलना आपको स्वयं को ही है। ठीक है, हम आपको करना बताएंगे कि ये ऐसे चीजें होती हैं, करना खुद होगा, प्रैक्टिकल करके देखना आपको खुद ही होगा। ठीक है, दूसरा हमने बोला कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर डीसीएच बोला जाता है या एडीसीएच बोला जाता है, कई बार कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। एक्चुअली नेटवर्किंग का फील्ड अलग हो जाता है, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला पोर्शन जानना होगा। हार्डवेयर का कंप्लीट मैं अभी सिलेबस बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स एटलीस्ट आपको कवर होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ अभी आगे, दूसरे मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको बेसिक फोन करिएगा भाई खिड़की से।
हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि अब अगर जो कि ट्रेनिंग्स के जो भी है सारे प्लेटफॉर्म, जो ऑफलाइन की भी ट्रेनिंग ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको बेसिक टूल्स भी अपने पास रखना पड़ेगा। बेसिक टूल्स होने से क्या होगा, जिस जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं वो चीजें आप सेल्फ प्रैक्टिस करके चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो कौन कौन से बेसिक टूल्स आप रख सकते हैं अपने पास, वो मैं अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। सम स्क्रैप बोर्ड, ठीक है, कुछ आपके पास लैपटॉप के स्क्रैप बोर्ड होने चाहिए। जूम सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप होना आपके मोबाइल का, आज की डेट में तो हर एक आदमी के पास है। आपको वेब व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए। अपना मोबाइल का जो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप पे कैसे रन किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जूम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। ट्रायल वर्जन ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट के लिए आपको पेड, वो मैं हूँ होस्ट, मतलब जो पढ़ाने वाला। तो लिंक भेजते हैं डेली, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीजें लगभग आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमने ये पेज पे नहीं लिखा है। दूसरा पेज क्या है, बेसिक टूल्स का, एडवांस टूल्स का। देखिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे उन्होंने बताया कि इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जनरली ये तो हमने देखा है ट्रेन में या बसों में हम लोग जाते हैं ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक 10 रुपए 15 रुपए की ही किताब होती है, वो वही पूरी कंप्लीट फंडामेंटल कहलाती है। एक 10-15 रुपए की कोई भी कंप्यूटर की किताब आप खरीद लीजिए किसी भी स्टोर से, किसी भी बुक सेलर से। आप बोले बेसिक कंप्यूटर की आपकी किताब दीजिए, फंडामेंटल्स की आती है, तो 10 रुपए 15 रुपए 25 रुपए की आएगी। वो कंप्लीट अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होगा। उसके बाद है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग में बनाया गया था तो उस समय क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आजकल पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीजें आप नए जो अभी कंप्यूटर यूज करते हैं इसको जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। पहले क्या होता थी, ब्लैक स्क्रीन होती थी, उस पर जो भी चीजें आपको काम करना होता था कमांड टाइप करके किया जाता था, उसको बोलते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड यूजर इंटरफेस होता था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज भी रिपेयरिंग के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही अपग्रेड करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ओएस आजकल बनाए, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये जो चीजें हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, इनका आधार भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आजकल आज की डेट में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन रिपेयर करने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को, या तमाम चीजें, नेटवर्किंग हो गया, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, डॉस आना चाहिए, बेसिक डॉस क्या है, टाइप कमांड क्या है, सीडी कमांड क्या है, एडिट कमांड। ठीक है, आप तमाम जितने भी चीजें हैं इस तरह से, एक्स कॉपी कमांड, फॉर्मेट कमांड, एफडिस कमांड, ये हुआ करते थे। डिस्क पार्ट कमांड क्या है, ठीक है, लिस्ट डिस्क कमांड के तमाम, इन कमांड्स के बारे में अगर आपको पता होता है तो आपकी रिपेयरिंग, कार्ड लेवल की रिपेयरिंग में काफी ज्यादा इन्हेंसमेंट हो जाता है। तो आप डॉस के बेसिक कमांड्स के बारे में आप देखिए, आप डालेंगे गूगल पे बेसिक कमांड्स या कमांड्स रिलेटेड विद डॉस, या डॉस कमांड्स लेके सर्च मारेंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा जो पूरा शरीर है ना, हार्डवेयर पार्ट्स है, आंख कान नाक मुंह हाथ पैर दांत, ये सारी चीजें हार्डवेयर पार्ट्स है। हमारा शरीर हार्डवेयर है, लेकिन आत्मा, इसके अंदर आत्मा है, वो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा ही संचालन कर रही है। हमारे बॉडी को संचालन करने का काम किसका है, आत्मा। वैसे ही जब कंप्यूटर सिस्टम के तमाम एसेसरीज या तमाम बॉडी पार्ट्स या जो चीज के अंदर सब चीज टाइट कर देते हैं, तो उनको जो है ऑपरेट करने के लिए एक आत्मा की जरूरत होती है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस। तो आपको देखना पड़ेगा किस किस तरह की आत्मा है, सही आत्मा, बुरी आत्मा, कौन सी आत्मा आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उन उन आत्माओं के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें हम लोग जो है जनरल सबसे ज्यादा आज की डेट में हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स का नाम सुना ही होगा। ठीक है, उनके जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज, ठीक है, खिड़की खिड़की खुलती है तभी आप कुछ ना कुछ कार्य या कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, वैसे ही लैपटॉप की खिड़की खुलती है तो कुछ ना कुछ करने को या देखने को मिलता है। तो विंडोज, जब से विंडोज, डॉस भी वही माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डॉस को ही इनहेंस करके या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चेंज करके विंडोज बनाया गया। तो विंडोज बहुत पुराने से शुरू हुआ, विंडोज
NT हुआ, विंडोज 95 हुआ, विंडोज 97 हुआ, विंडोज 98 हुआ, विंडोज 98 सेकेंड एडिशन, विंडोज मिलेनियम हुआ, विंडोज 2000। अब इसमें भी होम एंड स्टूडेंट सीरीज के लिए जो विंडोज बेस्ड ओएस है, और एक होता है नेटवर्किंग के लिए विंडोज 2000, 2003, 2008, 2013, तमाम वो तो आप देख लेंगे। लेकिन आपको बस देखना है कि जो नॉर्मल लैपटॉप से घरों में यूज किए जा रहे हैं उनमें ज्यादातर विंडोज सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। विंडोज जिसमें आपने शायद अगर पुराने टाइम से पढ़े तो विंडोज एक्सपी बेस मान लीजिए, विंडोज एक्सपी से पढ़ना शुरू करिए। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, आई थिंक अभी विंडोज 11 भी आ गया है। उसका जो है अभी ट्रायल वर्जन चल रहा है, ट्रायल पीरियड चल रहा है। कुछ दिन में विंडोज 11 भी मार्केट में आ ही जाएगा। लेकिन विंडोज एक्सपी आधार है, विंडोज एक्सपी और विंडोज 7, विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज 7। विंडोज एक्सपी में अगर आपको बेसिक्स पता है तो विंडोज 7 आप ऑपरेट कर ले जाएंगे अच्छे से। और विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1 का कंबाइंड फॉर्मेट है विंडोज 10। तो आप विंडोज 10 का यूजर इंटरफेस, मतलब विंडोज 10 अगर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, पहले आपको यूज सीखना है कि डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, कंट्रोल पैनल क्या है, कुछ तमाम सेटिंग, नेटवर्किंग सेटिंग, XYZ, एक एक जगह जो जैसे मोबाइल में आपकी सेटिंग्स होता है ना ऑप्शन, वैसे ही कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब आपको कोई भी ओएस आपके इंस्टॉल हो तो उसकी तमाम सेटिंग्स को आप कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आपको थोड़ी बेसिक्स पता होना चाहिए। ड्राइवर इंस्टॉलेशन है तो वो कहाँ दिखाएगा, MS कॉन्फिग कमांड क्या है, डिस्क पार्ट कमांड क्या है, लिस्ट DIAG कमांड क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं, तमाम चीजों के बारे में आप ये देख सकते हैं ओएस की किताब में। ओएस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और उसको हैंडल कैसे, बेसिक्स आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक चला पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे, तभी प्रॉब्लम देख पाएंगे कि यूजर प्रॉब्लम फेस क्या कर रहा है। ठीक है, पता चला कि आपको पता ही नहीं है कि हार्डवेयर का मतलब आपके साउंड का ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है, और कस्टमर ने ये बोला कि हमारे कंप्यूटर में साउंड नहीं चला, आपने मदरबोर्ड खोला और साउंड चिप चेंज कर दी। नहीं, हर एक हार्डवेयर को ऑपरेट चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर, डेटा इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, कमांड्स की जरूरत पड़ती है। वो उसका फर्मवेयर कहलाता है, वो उसका ड्राइवर कहलाता है। तो वो इंस्टॉल है या नहीं है, वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। और ये चीजें हैं कार्ड लेवल के आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ओएस इंस्टॉलेशन, मतलब किसी भी कंप्यूटर में जब आप तमाम हार्डवेयर पार्ट्स आपको इकट्ठा करके असेंबल कर दिया आपने लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप असेंबल कर दिया, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला कैसे, बूट कैसे कराया जाता है, क्या है बूटिंग, ठीक है, सिंगल बूटिंग, डुअल बूटिंग, क्या है बूट कमांड, मतलब बूटिंग का बायोस में जाके सेटअप कैसे किया जाता है, तमाम चीजें, क्या है लीगेंसी मोड, क्या है यूईएफआई मोड, लीगेंसी मोड में कौन कौन से चलते हैं, यूईएफआई मोड क्या है सिस्टम 32, क्या है एनटीएफएस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लो लेवल फॉर्मेटिंग, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, क्या चीजें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ओएस किस फॉर्मेट पे चलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने ओएस में किस पार्टीशन में कितना जीबी सपोर्ट कर पाएगा, किस तरीके का पार्टीशन में, या कितना मैक्सिमम स्पेस को सपोर्ट कर पाएगा, एनटीएफएस ज्यादा स्पेस सपोर्ट कर पाता है या FAT32 सपोर्ट कर पाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है, ज्यादातर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूटेबल एक्सी फाइल आप क्या करते हो, एक्सेप्ट रन कराते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके आई एक्सेप्ट फिनिश, बात खत्म हो जाती है, इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि आपको एक स्पेशल लोकेशन पे ध्यान रखकर, जैसे अगर मैं टैली इंस्टॉल करूं तो अगर सी ड्राइव में इंस्टॉल करूं, पता चलेगा कभी विंडोज क्रैप्ट हो गया तो टैली का डेटा भी लॉस हो जाएगा। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो किस तरीके के सॉफ्टवेयर किस लोकेशन पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। बहुत से डेटाबेस मैनेजमेंट में जाके चेंज करना पड़ता है, DBMS में डेटाबेस चेंज करना होता है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पाता है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में या इनके इंस्टॉलेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए होते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर हर एक हार्डवेयर से रिलेटेड है, हमने बताया, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे आपका कोई स्पेशल वेब कैमरा हो, साउंड हो, कोई भी चीज है, कोई भी एसेसरीज आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। यानी ड्राइवर फाइल वो फाइल होती है जो उस हार्डवेयर डिवाइस को पूरे सिस्टम यूनिट से इंट्रोड्यूस करवा पाती है कि भैया ये डिवाइस है, इसका ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपको काम करवाना, तो इस तरीके से आपको कमांड देना पड़ेगा,
ये चीजें इंट्रोडक्शन करवा के उससे क्या पैचअप करा पाना ओएस से, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ से किए जाते हैं, कैसे किस पर्टिकुलर चिप से रिलेटेड। अब मान लीजिए साउंड की ड्राइवर है तो कौन सा साउंड का ड्राइवर है, सी मीडिया करेंगे, रियल टेक करेंगे, आईडीटी करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चिप है आपका, वो आपके मदरबोर्ड पे वो चिप लगी कहाँ है। आपका लैंड कार्ड नहीं काम कर रहा है तो किस कंपनी का लैंड कार्ड है भैया, ये क्या से आपका रियल टेक कंपनी का है, क्या उसका चिपसेट नंबर है, वो आपको पता रहेगा तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। आपका विंडोज में अगर या आपका ग्राफिक सही नहीं काम कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ग्राफिक कार्ड इंटेल का लगा है या आपका ग्राफिक कार्ड अलग से डेडिकेटेड लगा है, एनवीडिया लगा है या एएमडी का लगा हुआ है, कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। अगर ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन होगा तभी आप ड्राइवर सही इंस्टॉल कर पाएंगे। गलत ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो बहुत बार आपने देखा होगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है और लैपटॉप ही पूरा ओएस ही करप्ट हो जाता है। तो क्या है प्रिकॉशंस, क्या है वेरीफाइड ड्राइवर इंस्टॉल होना, उनका सिग्नेचर असाइनमेंट कैसा है, इन्फोर्स करके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, आप डिवाइस मैनेजर का यूज करने आना चाहिए। तो तमाम चीजें स्कैन करके कोई ड्राइवर सेलेक्ट करके या उसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो डिस्क का है उससे कैसे हो सकता है इंस्टॉल, या आपका वो ऑनलाइन ड्राइवर डाउनलोड कैसे किया जाता है, किस विंडोज के लिए कौन सा कंपैटिबल है, ये चीजें ये चीजें आपको परफेक्ट पता होनी चाहिए कार्ड लेवल में। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अपना बिजनेस करेंगे ना, पहले जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, छोटे छोटे काम करा के चेक कराता है। आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप किसी डॉक्टर के पास डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए नहीं जाते, है ना, पहले छोटे छोटे काम जैसे छोटे छोटे बीमारियों के लिए जाते हैं, जब आपको लगता है नहीं ये डॉक्टर अच्छा है, अच्छे तरीके से इलाज करता है, तब बड़ी बीमारियों के लिए भी आपको उसी के पास जाते हो। ठीक है, इन द सेम मैनर होता है क्या है, आप पहले जब आप अपना बिजनेस करोगे, आपके शॉप पे पहले लोग कंज्यूमर छोटे छोटे कामों के लिए, कभी पेन ड्राइव खरीदने के लिए, कभी पेन ड्राइव फॉर्मेट करने का, कभी डेटा के लिए, तमाम चीजें, कभी ओएस इंस्टॉल करवाएंगे, कभी ऑफिस पैकेज के लिए, कभी प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको सेटअप करवाएंगे, वेबकैम नहीं काम कर पा रहा है। ठीक है, एंटी वायरस आ गया, एंटीवायरस डाल के स्कैन करवाना, कुछ फाइलों को इधर उधर करवाना, छोटे छोटे काम करवा के पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। उनको जब आप पे ट्रस्ट हो जाता है तब जाके बड़े काम के लिए आपको अलाउ करते हैं। तो छोटे काम अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आपको प्रिंटर इंस्टॉलेशन आता नहीं, आप स्कैनर इंस्टॉल कर नहीं पा रहे कस्टमर का, तो क्या लगता है आपको कि वो अपना कंप्यूटर आपको रिपेयर करने के लिए दे देगा? करते ही नहीं। सो पहले आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और जो वो चीजें है स्टार्टअप बेसिक से, आपको एकदम से चिप लेवल की रिपेयरिंग के लिए कोई भी बोर्ड देने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, या तो आप चिप लेवल पे जब है एकदम बेस मजबूत हो, देखिए सीढ़ी तो वही है ओवरऑल, डायरेक्ट से किसी को भी, हमें नहीं लगता कि न्यूरो सर्जन बना दिया जाता है, पहले उसको भी कॉलेज लाइफ पढ़नी पड़ती है, बीएससी वगैरह करना पड़ता है, बायोलॉजी से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर तमाम तमाम, मेरे को बहुत सारा उसमें नहीं पता है भाई, लेकिन हाँ पढ़ाई करना पड़ता है, इतना तो पता है। तो वैसे ही आपको भी डायरेक्ट सफलता नहीं मिल सकती चिप लेवल में जब तक आपका बेस मजबूत ना हो कार्ड लेवल का। आपको कंप्यूटर असेंबलिंग प्रॉपर आनी चाहिए, कंप्यूटर असेंबलिंग कैसे किया जाता है, किस किस टाइप की कंप्यूटर्स होते हैं, आपको लैपटॉप की असेंबलिंग, डेस्कटॉप की असेंबलिंग तमाम होनी चाहिए। और इनके लिए कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स चाहिए, जैसे मदरबोर्ड हो गया, अब देखिए मैंने लिखा है हार्डवेयर पार्ट्स और कंप्यूटर असेंबलिंग कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो मदरबोर्ड किस साइज का, किस तरीके का, ATX मदरबोर्ड का साइज क्या कंपैटिबल है, ठीक है, कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, कितना मैक्सिमम रैम को सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें मदरबोर्ड की सपोर्ट, कौन सा चिपसेट उस पे लगा, उस चिपसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चिपसेट किन किन चीजों को, कितना मैक्सिमम स्टोरेज, कितना मैक्सिमम रैम, कितना मैक्सिमम प्रोसेसर को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड, सही मदरबोर्ड का सिलेक्शन आपको करने आना चाहिए, उस मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग सही प्रोसेसर का सिलेक्शन आना चाहिए। रैम आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी मैक्सिमम स्पीड की रैम, मैक्सिमम आपके जो मदरबोर्ड है कौन सा कितना मैक्सिमम रैम की स्पीड को सपोर्ट कर पाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कौन से मदरबोर्ड पे कौन सा कंपैटिबल रैम है, ठीक है, मैक्सिमम लगाना ज्यादा सुटेबल करेगा या मीडियम रेंज वाला उस पर लगाना सूट करेगा, ये आपको प्रॉपर टेक्निकली स्पेसिफिकेशन पढ़ के जानकारी होनी चाहिए, या आपको जानकारी इन चीजों का होना चाहिए प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है, कौन सी हार्ड डिस्क लगाना सूट करेगा किसी भी कंप्यूटर का असेंबल करते समय,
हार्ड डिस्क और नॉर्मल हार्ड ड्राइव हो गया जो ट्रेडिशनल पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और एसएसडी हार्ड ड्राइव है, इनको दोनों को एक साथ लगाना है। तो मास्टर स्लेव बना के कैसे आप लगा सकते हैं, ओएस किस में इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे आप कस्टमर को ये बता पाएंगे कि उसके लिए क्या सही रहेगा, एसएसडी हार्ड ड्राइव, कौन सी एसएसडी हार्ड ड्राइव बेटर है, कौन सी एसएसडी हार्ड ड्राइव नॉर्मल है, प्राइसिंग का क्या हर लग सकता है खर्च, ठीक है। कस्टमर को आप सही गाइड दे कर पाए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या सही कंप्यूटर असेंबल होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी किस कंपनी की रैम अच्छी होती है, कोर्सेर की रैम अच्छी है, किंगस्टन की रैम अच्छी है, ए डाटा की रैम अच्छी है, किस कंपनी का आप रैम लगाओगे, हार्ड डिस्क लगाना है आप क्या सीगेट लगाना चाहते हो, डब्ल्यू लगाना चाहते हो, ठीक है, या इंटेल की एसएसडी प्रीफर करोगे, ठीक, डीवीडी ड्राइव्स हैं, कैबिनेट विथ एसएमपीएस। अब आप एक मशीन तैयार करना चाहते हो i7 या i5 विथ ग्राफिक्स, तो किस तरीके का एसएमपीएस पावर सप्लाई बहुत मायने रखेगा, ठीक है। हर इंसान का ना डाइट मायने रखता है ना कि उसके वो पूरे दिन कैसे परफॉर्म करेगा, वैसे ही यहाँ पर एसएमपीएस वो खुराक है जो पूरे सिस्टम यूनिट की डाइट को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो अगर डाइट, अगर थोड़ा सा भी डाइट के सिलेक्शन में गलती चूक हुई तो मामला खराब हो जाता है। तो आपको प्रॉपर कैबिनेट, और कैबिनेट भी साइज भी बहुत मैटर करेगा। आज के टाइम पे लोग कॉम्पैक्ट करते जाते हैं, इसीलिए सिस्टम की लाइफ कम हो जाती है। जितना बड़ा कैबिनेट होता है जनरली मेरे हिसाब से उतना ज्यादा लंबा चल जाता है, क्योंकि आप जितने छोटे कमरे में होंगे उतना सफोकेशन होगा, उतनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा गर्मी होगा मामला उतना जल्दी खराब होता है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके की मशीन के लिए किस तरीके का एसएमपी कैबिनेट और एसएमपीएस सूट करेगा। मॉनिटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेब अगर डिजाइनिंग वाला बंदा है तो उसके लिए अलग टाइप के मॉनिटर्स आते हैं, ठीक है। जो वीडियो मिक्सिंग करते हैं, फोटोशॉप से काम करते हैं, उनके लिए अलग क्वालिटी के मॉनिटर्स आपको सजेस्ट करने आना चाहिए। पता चला मार्केट से कोई भी आपने मॉनिटर दे दिया तो पता चला बेचारा रेंडरिंग करेगा कुछ और कलर में, आउटपुट उसका निकल के कुछ और कलर में आएगा। आप ग्राफिक कार्ड, पता चला कि उसको प्रोफेशनल काम करना है ग्राफिक कार्ड का, मतलब उसकी काम ही प्रोफेशनल है, उनका काम रेंडरिंग का, उसका फोटोशॉप पे है, वीडियो पे एडिटिंग का काम है, लेकिन आपने उनको ग्राफिक कार्ड ऐसा सजेस्ट कर दिया जो गेमिंग से रिलेटेड काम करता हो, ठीक है। तो आपको इसका सिलेक्शन भी आना चाहिए कि कौन से ग्राफिक कार्ड किन कामों के लिए बने हैं सही। ये आप कार्ड लेवल की स्टडी के दौरान सीखते हो, ये चिप लेवल का पार्ट नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक बिजनेस सेटअप करने का कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो और जहाँ पे आपको लगभग सारी यूनिवर्सल सर्विस देना चाह रहे हो, वन स्टॉप आईटी सोल्यूशन वाली बात हो जाती है कि एक शॉप बस आए तो कस्टमर को आपने हाँ बोल दिया। स्टार्टिंग में आपको हाँ बोलना पड़ता है, फिर बाद में हम बताएंगे जब आप चिप लेवल पे एक्सपर्ट बन जाते हो तो किन किन चीजों को ना भी बोलने आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर काम को हाँ बोल रहे हो तो फिर मदरबोर्ड रिपेयरिंग पे टाइम कितना दोगे, ठीक है। लेकिन धीरे 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 आप अपना स्किल डेवलप करके एकदम से मूव कर जाओगे आप चिप लेवल पे, जब आपको लगता है आप रिपेयरिंग कर पा रहे हो मदरबोर्ड की अच्छी तरीके से एक्सपर्ट बन गए हो तो आप केवल मदरबोर्ड रिपेयर करिए, ठीक। लेकिन वो भी रास्ता सही यही है। यहाँ तक कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माउस, वेब कैम, यूपीएस, ये तमाम चीजें हैं, ये दिया हुआ है मैंने कि इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ लैपटॉप असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग, लैपटॉप को खोलना पैक करना, क्योंकि लैपटॉप का रिपेयरिंग ही हम सीखेंगे तो लैपटॉप को तो कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सोनी के लैपटॉप अलग तरीके से खुलते हैं, पीछे से ही खुलते हैं, पीछे से ही पूरा बेस निकल जाता है। एचपी के लैपटॉप आप पीछे से सारे स्क्रू खोल के, कीबोर्ड वाला पोर्शन पहले खोलना पड़ता है, उसके नीचे टाइट स्क्रू को ओपन करके ऊपर से वो उड़ जाता है सी पोर्शन, ठीक है। आपको एप्पल के लैपटॉप अगर आप रिपेयर करें तो उनके पीछे का ही पोर्शन पूरा स्क्रू को ओपन करने के बाद वो पीछे से ही वो ऊपर खींच लीजिए खुल जाता है, कुछ स्लाइड करके खुलते हैं। ऐसे ही तमाम एचपी, डेल, अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीके से खुलते हैं, तो आपको इनको खोलना पैक करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा है कि अगर आपकी असेंबलिंग डिसेंबलिंग अच्छी नहीं है तो हम लोग लैपटॉप रिपेयर करके भी बोर्ड भी देते हैं तो कई बार पैकिंग में स्क्रीन केबल दबा दिया, स्क्रीन केबल दबते ही एसओसी आज की डेट में खत्म हो जा रहा है। हल्का फुल्का आपका हिंज के स्क्रू लूज है, आपने क्या गलती की कि उसी पे जैसे तैसे टिका के दिया, ये विद इन ए वीक, विद इन ए 15 दिन हिंज टूट के आएगा, या तो हिंज टूटने की वजह से केबल शॉर्ट होगी तो मेन प्रोसेसर या पीसी टूट जाएगा। तो आपको प्रॉपर असेंबलिंग डिसेंबलिंग आनी चाहिए और सही तरीके से लैपटॉप पैकिंग आना चाहिए। आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर्स आनी चाहिए कि किस तरीके से बेसिक ट्रबल शूट किया जाता है। अगर कोई नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो पहले रैम लगा के देख लिया,
ठीक है, पहले पावर एडाप्टर्स वगैरह चेक कर लिया, पावर सही जा रही है कि नहीं जा रही है, रैम रिप्लेस करके देख लिया, आपके मदरबोर्ड को प्रॉपर सर्विस करके देख लिया, कहीं पे मॉइस्चर वगैरह या प्रोसेसर में डस्ट वगैरह जम जाने की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, और बायोस को ये चीजें हैं कि मतलब आपको ये पता हो कि किसी कोई हार्डवेयर शॉर्ट नहीं है, कोई हार्डवेयर फेलियर नहीं है, एसेसरीज फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम मदरबोर्ड की है, तो ये ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। ठीक है, स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट, मदर जो भी है स्पेयर पार्ट का रिप्लेसमेंट, अगर रैम अपग्रेड कर रहा है या रैम में रिप्लेस करना है, स्क्रीन रिप्लेसमेंट, स्क्रीन कितने टाइप की होती है, तभी आप सही स्क्रीन के साथ सही स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, तमाम कौन सी चीज किसके कंपैटिबल है, ये सारी चीजें आपको, कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स फेल, किसी ने बोल दिया सर हमारी हार्ड ड्राइव खराब है, तो आपका हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट, रैम रिप्लेसमेंट, केबल रिप्लेसमेंट, स्क्रीन रिप्लेसमेंट, मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट, पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना तो मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करना है, डू एंड डोंट्स प्रॉपर पता होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट सर्फिंग, ये तो शायद मेरे हिसाब से सबको ही आ गया, जियो के बाद सबको आ गया। ठीक है, अब ये तो इसके बाद ये तो रही कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तब आप इस स्टेप ले सकते हैं लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए, आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें आती हैं तभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे कोर्स को इनरोल करें, जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें। अगर ये नहीं आता है तो आप ऑनलाइन ही इन चीजों को सर्फिंग करके देखिए, तमाम लोगों ने वेब डाल रखा है, जैसे हमने भी देखा कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपको पढ़ना है तो कई सारी वीडियोस है जिसमें सिंगल 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस है। आप देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑल अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर हम इसी यूट्यूब पे डालें, ऑल ABOUT कंप्यूटर हार्डवेयर डाला हमने, तो देखिए तमाम लोगों की वीडियोस आ जाती हैं। एक वीडियो से देखिए गीकी हब करके है, 1 साल की, ये वीडियो कितनी लंबी है, एक पिक्चर की तरह है लगभग, देखिए My job is to make college easier because students have a lot on their इस वीडियो को देखो तो 3 घंटे की ये वीडियो, इसमें बेसिक्स हार्डवेयर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या एसेसरीज के बारे में बताया गया है। ऐसे तमाम अगर आप देखेंगे इनकी वीडियो देखिए, इसमें कई जगह और भी दिख रहा है तम चीजों के बारे में। तो आपको क्या होना, एक चीज और ध्यान रखना, फुल फोकस करना एक ही चीज पे, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर। अब तमाम वीडियोस और भी आएंगे जो आपको दूसरे रास्ते पे भटका के ले जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, फोकस्ड रहना है अपने काम पे, अपनी वीडियोस के लिए। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में फिर एक एक कंपोनेंट के बारे में आप पढ़िए, व्हाट इज रैम, व्हाट इज मदरबोर्ड, व्हाट काइंड्स ऑफ मदरबोर्ड अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम, इस तरीके के जो है मदरबोर्ड के बारे में, प्रोसेसर के बारे में तमाम डिटेल में वीडियोस दी गई हैं, जिनको आप देखिए, एक एक करके टॉपिक्स अपना क्लियर करिए। बेसिक ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है कंप्यूटर के तमाम वीडियोस दी गई हैं, ई बुक्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए आप कंप्यूटर हार्डवेयर का सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आज का टाइम ऐसा है कि सभी लोग कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो उसके लिए मेरा सजेशन यही होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट कराइए कंप्यूटर हार्डवेयर में, और कंटिन्यूटी एटलीस्ट उनका सहारा लीजिए, उनकी गाइडलाइंस के थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, या एक सिलेबस और भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बोले और अपने को बहुत ही अच्छे लेवल पे सिखाना चाहते हैं, तो एक कॉम्सिया पब्लिकेशन की बुक आती है, इवन उनकी वेबसाइट्स वगैरह भी है, COMPTIA, कॉम्सिया A+, देखिए आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो इस कॉम्सिया A+ में आप देखिए इनका सर्टिफिकेशन के, इनकी ई बुक्स भी आती है, और एक किताब में, जिस टाइम पे मैं पढ़ता था मेरे हिसाब से 500 या 600 रुपए की एक मोटी सी किताब हुआ करते थे। ये थोड़ा इंग्लिश में है, इसके हिंदी वर्जन अगर अभी तक तो नहीं पता मुझे कि आते कि नहीं आते, लेकिन हाँ उनकी चीजों को कॉपी करके बहुत सारे ऐसी किताबें हैं मार्केट में जो हिंदी में राइट की गई, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, या यहाँ से इनका देखिए इनके कोर्स है, या वीडियो कोर्स मिल सकते हैं, या ई बुक्स मिल सकता है। ई बुक्स नेट पे अगर आप सर्च मारे तो लगभग हर चीज से रिलेटेड मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप आधार मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं, जिस अपनी कंप्यूटर हार्डवेयर के, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर का जो है बेस तैयार करने के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तब आप इनरोल करा सकते हैं हमारे पास जूम क्लासेस के लिए, और या चिप लेवल ट्रेनिंग के लिए पहले 3 महीने जूम क्लासेस, उसके बाद ऑफलाइन प्रैक्टिकल करने का टाइम आपको परमिशन मिलती है। ठीक है, तो दोबारा मैं बता ही रहा था क्या चीजें को, कि ये पेज हमने बता दिया आपको जनरली। अब रही बात बेसिक्स टूल्स, जब आप ऑनलाइन जूम क्लासेस के लिए इनरोल करेंगे तो आपके पास कुछ बेसिक्स टूल्स होने चाहिए, जैसे एसएमडी हो गया, आयरन हो गया, मल्टीमीटर हो गया, पावर सप्लाई हो गया। ठीक है, तो एसएमडी होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कुछ ये बिट क्लीनर है, तो मतलब आयरन की बिट गंदी हो काली हो जा रही होती है, सोल्डर वायर को नहीं चिपक रहा होता, तो उन चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। एक मल्टीमीटर होना चाहिए। हम इसी वीडियो में ये भी बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें आप मतलब किस ब्रांड के, एक नॉर्मल, एक होता है एकदम बेसिक होना, लेकिन एक मीडियम रेंज जो आप प्रोफेशनल के, तो आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे या प्रोफेशनली जब काम करना शुरू करेंगे तब भी वो डिवाइसेस आपको सपोर्ट करेंगे, तो उस लेवल का ही हम लोग प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। आपको मल्टीमीटर, पावर सप्लाई, एक प्रॉपर पावर सप्लाई में होनी चाहिए। बायोस प्रोग्रामर, आप स्टार्टिंग में बेसिक बायोस प्रोग्रामर परचेज कर सकते हैं, या इसको एडवांस टूल के अंतर्गत भी रखा गया है। सोल्डरिंग फ्लक्स हो गया, ट्वीजर हो गया, डी सोल्डरिंग वायर हो गया, आईपी हो गया, 40x का छोटा लेंस हो गया। तो ये कौन कौन से इन बेसिक टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप क्या परचेज करें, कहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई शॉप्स हैं जो डीलर हैं जो इस तरीके के टूल्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम भी है, हम लोग भी सेल्स टीम है, सेल्स जो सपोर्ट करती है, ऑन मार्केट प्राइस ही आपको ये जो बेसिक टूल्स हैं ये प्रोवाइड कर देते हैं। प्लस पॉइंट ये होता है कि ये हम लोग जरूर वेरीफाई करके, चेक करके, टेस्ट करवा के प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जिसमें से एसएमडी में हमने बोला है कि मिनिमम हम तो लोग यूज करते हैं बाकोन 870A। ये 6-6,500 की रेंज का काफी अच्छा मतलब ठीक है। हमने स्टार्टिंग के दिनों में आप देखेंगे 2017, 2018, 2019 तक इसको लगातार यूज किया है, और इसमें दोनों ही ये डायरेक्ट हीट का ऑप्शन भी है, स्पाइरल हीट का भी ऑप्शन है, ड्यूरेबल भी है, और हीट कंट्रोल भी अच्छा है, जो रियल टेम्परेचर है वो भी लगभग एक्यूरेट है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो पीसीबी के फूलने के भी मतलब चांसेस थोड़े कम होगा। पीसीबी अगर आप गलत तरीके से इसको यूज करेंगे तो पीसी बर्न करेगी, लेकिन हाँ कम बर्न करेगी। तो इस रेंज में अगर अच्छी पावर सप्लाई ये है, या और भी है वो आपको देखना पड़ेगा, कोई भाई बंधु कोई टेक्नीशियन अगर यूज करता है जिसको ये पता है कि नहीं हाँ उसको ये, हमने इस एसएमडी को यूज किया है इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। इसके बाद इससे ऊपर क्विक का 861 DW होता है, या आप अटेन का ले सकते हैं ST 862D, आप अटेन की भी ले सकते हैं इसमें, जैसे आपको बाकोन हो गया। इसके अलावा ATTEN अटेन का ATEN अटेन, अटेन की आती है ST 862D। ठीक है, इस तरीके की ये पावर सप्लाई है। अगर इमेज में क्लिक करूं, ये वाली पावर सप्लाई, ठीक है, अटेन की ये पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा इससे और ऊपर आप जाते हैं तो क्विक का क्विक 861 DW की परचेज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वन, मेक श्योर की ओरिजिनल आप परचेज। ये प्रोफेशनल डिवाइस है, काफी अच्छी डिवाइस है। और अभी जो हम यूज कर रहे होंगे, हमने सुगॉन का यूज किया है। सुगॉन का पावर हमने अभी यूज कर रहे हैं कुछ इस तरीके की, हमें मॉडल नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आप हमारी वीडियो में देखेंगे तो हमने कुछ इस तरीके का सुगॉन की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में ही आया था तो हमने ये परचेज किया था। एट दैट टाइम पे ये थोड़ा कॉस्टली हुआ करता था, 16-17 हज़ार रुपए का, लेकिन अभी ये सस्ता हो गया, शायद 12-13 हज़ार या 14 हज़ार की रेंज में आ गया। तो आप एटलीस्ट स्टार्ट करिए 870 से और उसके ऊपर जा सकते हैं। एक क्विक की 861 DW नहीं डी ऐसे कोई एक और डब्बा है जो लोग यूज करते हैं, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। तो हमने जो जो यूज किया है उसके बारे में उसी को हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं यूज किया और किसी सेलर ने बोल दिया कि भाई ये डिवाइस को आप प्रमोट कर दो और इसको, मेरे को किसी भी, एक चीज फिर से मैं बोला, किसी भी सेलर्स के द्वारा मैं उनके पैसे लेकर ये चीज रिकमेंड नहीं कर रहा। ये मैंने खुद
कभी क्या होता था, बाकोन 870 हमारे मार्केट में कोई भी यूज नहीं करता था, या कह सकते हैं कि मुझे पता है कि बहुत ही रेयरली स्टार्टिंग में उसको खरीद के शुरू करना, शुरू मतलब हमने यूज करना शुरू किया। उसके अलावा उससे बहुत सारी, उससे पहले 3000 2500 बहुत सारी कंपनियों का हमने खरीदा, लेकिन मतलब वो रिजल्ट नहीं मिला, अच्छे सेटिस्फाइड नहीं हुए। बाद में जब हमने क्विक का ये यूज किया, हमें किसी ने रिकमेंड किया, उसके बाद से चीजें हुई कि नहीं हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद 861 DW पिक का भी इस्तेमाल किया हमने, सुगोन का भी इस्तेमाल किया, अटेन का भी हमने अभी परचेज किया अपने घर का होम, जो घर पे आपकी लैब सेटअप कर रखी है जहाँ से मैं ये ऑनलाइन जूम क्लासेस लेता हूँ। तो मैं घर का, ऑफिस का तो आपने मेरा सेटअप देखा ही होगा। देखिए मैं घर, जो ये घर जो जूम क्लासेस की लैब है, ये बस दिखा देता हूँ। जूम क्लासेस के लिए डीएसओ है एटलीस्ट एक मेरे पास, ये आयरन है, ठीक है। बाकोन का 1000 करके सीरीज, ये अभी मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, तो अभी इसको यूज करके बाद में इसका रिव्यू दूंगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। लेकिन इससे पहले हम बाकोन का 842 करके यूज कर रहे थे, उसकी तुलना में ये काफी हल्का है। पता नहीं इसके अंदर कुछ रहा है भी कि नहीं है, शायद ट्रांसफॉर्मर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले वेरीफाई करूंगा, तब मैं अब आपको बता पाऊंगा कि क्या है। ये मेरा माइक्रोस्कोप, और ये है मेरी क्यूजेई की पावर सप्लाई। ये प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई है, इसकी जरूरत मुझे इसलिए है क्योंकि मैं जो भी रीडिंग है उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है, इसलिए प्रोग्राम है। अदरवाइज इसी कंपनी का क्यूजेई 3005XE, अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्यूजे 3005P। ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सुटेबल है। अदरवाइज क्यूजे एक्स 3005XE, क्यूजेई 3005XE ही परचेज करना है। और ये अभी हमारा है अटेन का ST862D, ठीक है। अटेन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, घर पे सुगौन का यूज कर रहे हैं। बाकोन का पूरी लैब में हमारे पे 800 जो 870A है, पूरी ऑफिस में सभी के पास, चाहे हमारे पास जितने भी इंजीनियर काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में 3 इंजीनियर ऑलरेडी वर्किंग है, वो सभी लोग बाकोन 870 ही यूज कर रहे हैं। या जितनी भी लैब में बच्चों के लिए सेट किया गया है 4 से 5, वो सभी पूरे सेटअप उसी वही है। और प्रोफेशनल लेवल के ही टूल्स हमने अपने लैब में भी सेट किया है बच्चों की प्रैक्टिकल के लिए। ऐसा नहीं है कि जो हम टूल्स यूज कर सकते हैं वो करते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं। हमारी लैब में बच्चों के लिए स्पेशली माइक्रोस्कोप भी लगाया गया है, बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप लगाया गया है, आपका टीवी व्यू लगाया गया है, प्रॉपर पूरा सेटअप लगे हुए हैं, बाकोन 870 लगे हुए हैं, आपका आयरन वही यूज किए गए हैं जो हम लोग यूज करते हैं सारे, ठीक है। ये नहीं कि ऑफिस में कोई भी थर्ड क्लास के टूल्स लगा दिए गए। इवन हमारे यहाँ से कई बार बच्चों ने इस बात के लिए भी बोला है, ट्रेनिंग मतलब हम लोग कभी कभी कुछ लड़के जॉब के लिए जाते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो 2 दिन 3 दिन में ही वापस चले आते हैं। बोलते हैं सर जिसके यहाँ जॉब के लिए गए उनके पास तो कुछ सेटअप ही नहीं, और वो खरीदने को भी तैयार नहीं है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो रिपेयरिंग वाले इंजीनियर एडाप्टर से बोर्ड रिपेयर कर दिया करते थे, या हमारे यहाँ तो 800 रुपए का एक आयरन आता है वही परचेज करते हैं, या 250 रुपए का आयरन है, इस तरीके का आयरन, ये इस तरीके का कुछ आयरन दे दिया और बोले कि इसी से तो हमारा पुराना इंजीनियर रिपेयर कर रहा था। ये आयरन हम लोग यूज करते हैं केवल आज की डेट में प्लास्टिक बॉडी को पिघलाकर चिपकाने के लिए, हिंज रिपेयर करने के, या टीवी टीवी इस मतलब कोई मोटा काम करना है उस तरीके का, आयरन वायरन केबल ओबल जोड़ना है उस कामों के लिए। अगर आप इफिशियंसी के साथ काम करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन होना चाहिए, ठीक है। इतना है कि हमारे जो हम लोगों का जो ऑफिस है, जो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए भी दिया जाता है, वहां पे A to Z है। इवन आपका अगर बात करें थर्मल सेंसर कैमरा भी है लैब में यूज करने के लिए, यानी कि जो एक ही हम लोग हमारे पास जो यूज करते हैं उसको बच्चों को भी यूज करने की परमिशन होती है। डीएसओ होता है, डीएसओ बच्चों के लिए भी लगाया गया है लैब में, और हमारे पास पर्सनल हर एक इंजीनियर के पास है। बिना डीएसओ के तो हम लोग मतलब डेटा लेवल की रिपेयरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, बीजीए मशीन है, ओवन है, A to Z एक हाईली इक्विप्ड ऑफिस के लिए जो जो टूल्स चाहिए वो कंप्लीट सेटअप मिलता है, और उन सारे टूल्स को चलाने की परमिशन होती है, आप उसको सीख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल के। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस करना है, आप स्टार्ट करते हो, तो पहले तो एसएमडी, एक एसएमडी होनी चाहिए आपके पास। तो आप बेसिक मतलब स्टार्टिंग करिए बाकोन 870 से, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है, कई बार सभी लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गया आपका
SMD। इसके बाद एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन आप लगा लीजिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन। टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन अगर हम बात करें सोल्डरिंग आयरन, तो जिसमें हमने पहले वीडियो में बताया होगा सोल्ड्रॉन का SL 938 करके मॉडल हुआ करता था, वो अभी भी कई अवेलेबल होता है, ज्यादातर आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। कई बार ज्यादातर आजकल वो आउट ऑफ मार्केट ही, उसकी सेल इतनी बढ़ गई कि आउट ऑफ ही स्टॉक ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, सोल्ड्रॉन का SL, इसके अलावा सोल्ड्रॉन का सोल्ड्रॉन आयरन, ये इंडियन मेक है आई थिंक। ठीक है, 936 है इसमें, ये है 938 नो। ठीक है, ये है। इसकी बिट भी आप आराम से इसमें गोल्ड बिट और नाइफ बिट, तमाम जो भी बिट आती है, के शेप, जो बिटों के नाम मुझे नहीं याद है। बिट कहने का मतलब क्या, सोल्डरिंग आयरन बिट। देखिए बिट अगर मैंने बोला तो इस तरीके की बिटें होती हैं, ये जो बिट हो गई इस तरीके के ये बिट होंगे, इसमें तमाम पॉइंटेड है। देखिए ये 4 का पैक है इस तरीके का, लेकिन कोई पैक ऐसे मिलेगा जिसमें ये देखिए मोटा है, फिर ये थोड़ा सा पॉइंटेड और कर्व है, ये प्रॉपर ऐसे चपटी है, चौड़ी है, ये नाइफ बीट और ये पॉइंटेड बीट। तो ये सारी बीट इजिली सोल्ड्रॉन SL 938 में सारे लग जाते हैं, ये कॉमनली जो मिलने वाले हैं, और ये बीट सस्ते होते हैं, 50 रुपए 100 रुपए के बीट मिल जाती हैं, और इजी टू रिप्लेस होता है। नॉब आगे से ऐसे खोला और उसके अंदर लगा के फिर नॉब को टाइट कर दिया। तो SL 938 है। बाकोन का भी हम लोग यूज करते हैं, बाकोन का। और याद रखना है, SMD परचेज करना है तो 1000 वाट का, और आयरन परचेज करना है तो 60 वाट मिनिमम, 60 वाट से लेके 100 वाट। ठीक है, 942 है, ये हम लोग अभी अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है, ये भी है। ठीक है, आयरन इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका भी अच्छा है। इसमें अभी केवल यही है कि इसके जो टेम्परेचर को अप डाउन करना होता है ना, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इजी नहीं है इसको अप करना। जैसे टेम्परेचर आपको 350 पे तो एक कंपनी से देता है, लेकिन 380 या 400 पे सेट करने के लिए आपका जो इसका हैश और स्टार का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज क्या होता है, वेरिएबल नॉब होती है तो आप उसको केवल क्या कर दीजिए, रोटेट करके आप बढ़ा लीजिए, या अप एंड डाउन करने के लिए आपके पास होते हैं चीजें सेट करने के लिए, स्विचेस होते हैं, बटन्स होती हैं, तो उसको इजीली कर ले जाते हैं। हालांकि ये जो दूसरा हमारे पास बाकोन 1000 है, उसमें भी वही चारों बटन्स हैं, लेकिन ये है, देखना होगा, ये हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये बस ये थोड़ा सा रहता है कि कई बार सडनली आपको अप करना होता है, तो आपको वो की कॉम्बिनेशन याद रखनी पड़ती है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज ये आयरन ठीक है। आप सोल्ड्रॉन का ले सकते हैं, या ये बाकोन 942 ले सकते हैं, या अगर क्विक का QUIC के क्विक का थोड़ा और अगर आप जाते हैं, TS 1200, TS 1200 आयरन है, 1200 आयरन। हमने TS 1100 भी लिया है, TS 1200 भी लिया, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद TS 1100। ठीक है, TS 1100 की स्पीड स्लो है, इवन वो कई बार 450 से ऊपर जाता भी नहीं। ये जो TS 1200 है वो 420 पे ही इतना गर्म होता है कि प्रॉपर स्मूथ रन करता है, लेकिन TS 1100 450 पे भी स्मूथ रन नहीं करता। सो TS 1100 मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, TS 1200 आप रिकमेंड मतलब कर सकता हूँ, ये अच्छा है, स्मूथ है, फास्ट वर्किंग। इसके बाद तो आप इसके अपर वर्जन बहुत है, हॉकी के हैं, FX सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे, ये भी 12-13 हजार रुपए का होता है। तो एटलीस्ट कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल आयरन खरीदे तो 5 से 6 हजार रुपए तक की रेंज आपको लगानी ही चाहिए। उससे नीचे के जो भी है ना, तो उनकी क्वालिटी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड आयरन। इसके बाद एक अच्छा मल्टीमीटर क्या होना चाहिए आपके पास, मल्टीमीटर। एक सिंपल एक रेंज बता रहा हूँ कि 1500 से ऊपर तक का, 1500 से 2000 2500 या उसके ऊपर जितना आप बजट आपका अलाउ करता है उतना आप लगा दीजिए, तो वही मल्टी। उससे नीचे का मल्टीमीटर आपको परचेज नहीं करना है। इवन ऑटो रेंज मल्टीमीटर ट्रू RMS वैल्यू वाला ही परचेज करना है। ठीक है, मैनुअल वाला या बार बार रोटेट करने वाला वो नहीं परचेज करना है। ठीक,
मल्टीमीटर, अब इसमें 2000 तक की रेंज का एक मल्टीमीटर होता है सनशाइन, जिसकी प्रॉब की क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे बेटर है, प्रॉब की क्वालिटी अभी भी सनशाइन कंपनी वालों को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। प्रॉब में क्या है, एक सर्कल बना दिया है, आगे पॉइंट आउट किया जहां मोटी थी, फिर उसके बाद एक सर्कल से थोड़ा गड्ढा कर दिया, रिंग बना दिया है, उसके बाद प्रॉब को पतला किया, तो वो हल्का सा भी गिरता है तो वहां से वो नॉब क्या हो जाती है, टूट जाती है। बट ओवरऑल मल्टीमीटर की जो है क्वालिटी ठीक है, ठीक है, मल्टीमीटर ठीक काम करता है, लेकिन उसकी जो प्रॉब है उससे मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ। जब भी मैंने भेजा है लोगों को, या मैं खुद भी देखता हूँ कि टूट ही जाती, पॉइंटेड तो है, नो डाउट पॉइंटेड बहुत है, और अगर सेफली प्रॉपर तरीके से यूज करें तो चल जाती है, ड्यूरेबल है। लेकिन ये है कि कभी भी आप गलती से थोड़ा सा क्या होता है, जब बोर्ड पे स्क्रैच कर रहे होते हैं जहां पे इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है, थोड़ा बहुत भी तो कट से टूट भी जाती है। सनशाइन का हम लोग यूज करते हैं, सनशाइन DT17 एंड डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन अगर आप मल्टीमीटर खरीद रहे हैं सनशाइन का, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप DT17N, इसके बाद 19N, ऑटो रेंज, मल्टी, ऐसे बहुत सारे आ गए, ठीक है, बल्कि इनसे सस्ते भी हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो आप खुद परचेज करके अपने भी उस पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके ऊपर है जाना चाह रहे हैं तो मास्टेक कंपनी में भी आ जाते हैं, STC में भी मिल जाते हैं, आपको हर कंपनी में अच्छी क्वालिटी के मल्टीमीटर है, यूनिट के हैं, आपका फ्लूक के मल्टीमीटर होते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो एक मल्टीमीटर के लिए बोल दिया। और अच्छा एक चीज और, इस तरह आजकल मल्टीमीटर विथ ऑसिलोस्कोप आ रहे हैं, तो वो मल्टीमीटर परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न होकर भी सर्वगुण एक भी काम अच्छे से नहीं हो पाता, उससे पैसे ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन ऑसिलोस्कोप आपको सेपरेटली ही खरीदना है, मल्टीमीटर के अंदर इनबिल्ड ऑसिलोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने भी खरीदा है, सनशाइन का ही इवन खरीदा है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन वो यूज में नहीं आता, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है जितना, उतना भी वो फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर ही नहीं पाता, ठीक। तो आप इसको ले सकते हैं। और फिर कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे कभी भी सनशाइन कंपनी, ये तो प्योर चाइनीज, हालांकि इंडिया में चाइनीज का ये बोला जा रहा है कि चाइनीज टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं करना, लेकिन करें कैसे। लेकिन हाँ, ये आपको करना है कि इस लेवल तक अपना स्किल डेवलप कर लेना है कि बाद में आप इंडिपेंडेंट अपने लिए अपनी कंट्री में मल्टीमीटर इस्तेमाल कर लो। लेकिन पहले जब तक इस्तेमाल करके सीखोगे नहीं, आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे, तो प्रोडक्शन फील्ड में जा ही नहीं पाओगे। एटलीस्ट हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आपको बहिष्कार किसी का करना भी है तो पहले चीजों को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आप खड़े तो हो सके, सर्वाइव तो कर सकें, ऐसा करना। और जिसकी लाठी या कहते हैं कि दुश्मन को, चलो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा मैं, छोड़ देता हूँ इस चीज को। हाँ, हम लोग हैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो इन चीजों को नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है। अब जब देखा जाएगा कोई अच्छी ब्रांड का अपनी कंपनी अपने इंडिया में अगर किसी ने रिकमेंड किया, तो नो डाउट हम लोग उसको भी यूज करेंगे। अभी तक जितने भी टूल्स बताए सारे चाइनीज हैं, लेकिन वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन, आई थिंक अभी तक तो नहीं है। जब मेक इन इंडिया, अपना भारत जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हम लोग तभी होंगे जब पहले इन चीजों से कुछ कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, टेक्नोलॉजी के समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे इसमें भी काम कर लेंगे और ले जाएंगे, ठीक है। मल्टीमीटर पावर सप्लाई, इसके बाद हमें यूज करना है पावर सप्लाई, जिसमें फिर एक बार QJE 3005XE यही यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर, और इसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और बेनिफिट तभी होता है जब आपका जो जिस कॉलेज या जिस किताब में आप, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके जो शिक्षक, उसके जो अध्यापक जो किताबें पढ़ा रहे हैं वही किताब आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है, तो वो सपोर्ट आपको अच्छा कर पाते हैं। वैसे ही आप जिस भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहां पे जो जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसी टाइप के टूल्स आपको भी रखना चाहिए संभवतः ट्रेनिंग के दौरान, तो आपका ट्रेनर या आपको जो गाइड कर रहे हैं वो आपको सही सपोर्ट कर पाते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान आपको QJE 3005XE को रिकमेंड करते हैं। ये इसको लेने के साथ साथ इसके साथ 46 47 कनेक्टर्स भी आते हैं, वो कंप्लीट सेट लेना है। इवन 3.42 की एक केबल होगी, ठीक है, क्लिप केबल होगी, वो सारा कंप्लीट सेट आपको परचेज करना। ऑनलाइन जब मतलब Amazon.com Amazon.in पे इन सब पे परचेज करते हैं,
तो केवल पावर सप्लाई भेज दी जाती है, कनेक्टर्स उसके साथ नहीं। ये तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट कनेक्टर, कंप्लीट सेट लेना होगा। और हमारी टीम में जब हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं तो कंप्लीट सेट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज आधी अधूरी प्रोवाइड नहीं होती है। इवन हमने इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी बनाया कि इसको कैसे सेट किया जाता है, और इसकी रीडिंग जो वेरिएशन है करंट कंजम्पशन के से आप कैसे समझ पाओगे कि किस लेवल में मदरबोर्ड के किस सेक्शन में आपको लुकआउट करना है, सर्च करना है, ट्रबलशूट करना है। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप बहुत आसानी से समझ पाते हो, या कहीं से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है तो वो पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। इसके बाद बेसिक प्रोग्रामर आप परचेज कर सकते हो, जिसमें RT809H ही रिकमेंड करते हैं प्रोग्रामर, RT809H प्रोग्रामर। ठीक है। ये प्रोग्रामर ही रिकमेंड करते हैं, ये काफी इंटेलिजेंट है, ऑटो डिटेक्शन की फीचर्स होता है इसमें। आप अगर प्राइमरी बिगिनर्स हैं तो आपके आईसी के ओरिएंटेशन का फर्क नहीं पड़ता है, एवं कई सारे इसके साथ टूल्स मतलब होल्डर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में इसको यूज करेंगे, इसके बाद SBOD3 के साथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परचेज करना कॉस्टली हो जाता है। तो स्टार्टिंग आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, या इससे भी बेसिक आता है RT809F प्रोग्रामर, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्रामर से आप शुरू कर सकते हैं कंप्लीट होल्डर के साथ, अगर ये मिलता है आपको। इसमें जो कि अपर वर्जन की बायोस कई बार होती है, जो शायद 128 KB की, जो कि अभी बहुत कम ही बोर्ड पे लगी है, 64 MB की जो होती है बहुत कम बोर्ड पे लगी है, प्रोफेशनल सीरीज में कुछ में मिलेगा। लेकिन बाद ज्यादातर आपको मदरबोर्ड पे क्या है, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 128 बहुत कम बोर्डों में मिलेगी। तो 128 वाली ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी चीजें तो हो सकती है, तो आप स्टार्टिंग इससे ले सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो RT809H ज्यादा रिकमेंड, मोस्ट रिकमेंडेड वो है, लेकिन टिपिकली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और सोल्डरिंग फ्लक्स वगैरह इसके बाद चाहिए, सोल्डरिंग फ्लक्स, फ्लक्स हो गया, आप सोल्डरिंग फ्लक्स आप एमटेक वगैरह का आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, एमटेक के सोल्डरिंग फ्लक्स, इसमें गंदा वाला जो मतलब ये जो लो क्वालिटी के फ्लक्स नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फ्लक्स आपके हेल्थ के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल होंगे। जितना अच्छा फ्लक्स उतना लंबी लाइफ, जितना गंदा फ्लक्स उतना कम लाइफ हो जाएगी, आंखों की रोशनी जल्दी खराब हो जाएगी, गला जल्दी खराब हो जाएगा, कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके स्मोक काफी क्या होते हैं, नुकसान देते हैं। इसमें लेड फ्री लिखा तो होता है, लेकिन पता ही है मिलावट तो कहीं कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, मिलावट तो हर जगह है भाई, इस तो हम तो सदियों से मूवियों में देखते आ रहे हैं कि जो लाला है ना, मिलावट करके ही अनाज बेच रहा है। इसलिए मिलावट तो आज की दूध में तक मिलावट आ जा रही है, दवाइयों में मिलावट आ जा रही है, तो ये तो एक सोल्डरिंग फ्लक्स है जो कि आपको पीसीबी पे यूज करना है। हाँ, इनकी भी प्योरिटी आती है, प्योरिटी की श्योरिटी तभी आती है जब आपका डीलर आपके साथ अच्छे रिलेशंस में हो, और सही वो जहाँ जहाँ का प्रोडक्ट है उससे आप डायरेक्ट डील कर पाए, अदरवाइज तो कॉपी तो बहुत चलता है। ठीक, तो अच्छी फ्लक्स का इस्तेमाल करना है, ये बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि सेहत के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। और ड्यूरिंग द लैपटॉप रिपेयरिंग आपको हमेशा मास्क यूज करना ही करना है। ठीक है, मास्क हम लोग तब से यूज कर रहे हैं जब से कोरोना था भी नहीं, उससे पहले से। ठीक है, और बीच में हमने बता दिया, हमारे देखिए इतने दूर, केवल इतने दूर दाढ़ी क्यों पक गई है भाई, बूढ़े थोड़ी हो गए। ठीक है, ये स्मोक का है सारा, ये खेल किसका है, स्मोक का। बीच में हमने कई वीडियोस में बताया है, गले के दर्द से रिलेटेड जिक्र किया है, और बहुत सारे टेक्नीशियन से मेरी बात होती रहती है, हर महीने एक ऐसे टेक्नीशियन से बात होती है जो बीजीए पे वर्क करता है, बहुत ज्यादा बीजीए पे वर्क करता है, और वो बोलता है कि बहुत ही कम टाइम में मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है खासा, स्मोक ऑब्जर्वर हो गया, फेस मास्क हो गया, ये सारी चीजें आपको वेस्ट लगती हैं, वेस्टेज लगती हैं, लेकिन यही सारी चीजें आज की डेट में आपका जीवन बचा पा रही हैं। ठीक है, मास्क जिसने पहना, जो मास्क पहनने की आदत डाल पाएगा वो इस धरती पे जी पाएगा, ये चीज आज की डेट में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो
ऐसे ही आगे बैठते हैं। ट्वीजर वगैरह, डी सोल्डरिंग वायर, आईपी हो गया, 40x लेंस हो गया। ट्वीजर से होते हैं TWI ट्वीजर। कुछ ट्वीजर्स ऐसे होते हैं जैसे काफी अच्छे ब्रांड में आईनीजी वगैरह के ट्वीजर हैं जो 800 हजार हजार 100 रुपए की हैं। और कुछ ट्वीजर ऐसी भी होती हैं जो 100 रुपए 50 रुपए की होती हैं। तो उनकी जो ग्रिपिंग होती है ना उसी तरीके से ट्वीजर अलाइंड नहीं होती प्रॉपर। ट्वीजर आपको अच्छी क्वालिटी के यूज करनी है। स्टार्टिंग में आप 200-300 रुपए से स्टार्ट करिए। सनसाइन, रिलीफ या और कंपनियों के आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये आईनीजी जैसी कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्वीजर अच्छी क्वालिटी की बनाती हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे जैसे हम ये ट्वीजर हम हमेशा यूज करते रहते हैं। ये सारी ट्वीजर हमारे पास, ये जो 4 फिगर आप देख रहे हैं, आई थिंक हमारे सेटअप पे आपको देखने को मिलता होगा। एक चारों ट्वीजर हम यूज करते हैं। इवन यहाँ पर भी अगर हम आपको दिखाएं तो इनमें से एक ब्लैक वाली ट्वीजर होगी। ये ट्वीजर है मेरे पास आईनीजी 0.1। देखो, ठीक। सो इसका जो ग्रिप है काफी अच्छा और काफी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इनका ये एक तो ऐसे दबाने में ज्यादा उंगलियों पे प्रेशर नहीं लग रहा है, बहुत आराम से ही दब जा रहा है। और कुछ तो इतनी हार्ड होती है कि उनको कस के दबाना पड़ता है। अब कस के दबाते हैं कई बार चिमटियों के बीच में कोई छोटा रजिस्टर होता है, कस के दबाने से क्या होता है, ग्रिप का फिसली और बात खत्म हो जाती है, खो जाता है कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल लेवल के भी ट्वीजर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप स्टार्टिंग करिए 200-300 रुपए से, फिर बाद में जाइए आप प्रोफेशनल लेवल की अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर का बहुत झोल है भाई। डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग वायर, गुट वीक लोग बोलते हैं, तमाम कंपनियां हैं। ये जितना पतला होगा और जितना मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होगा ना, और इसके रेशे जितनी प्योर कॉपर के होंगे ना, तो जब आप दिस आयरन को सोल्डर पे अगर रखेंगे तो सोल्डर जब पिघलेगा, और इसको ऐसे भी रखेंगे ना सोल्डरिंग वायर को, तो वो सोल्डर वायर को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। जैसे कॉटन का कपड़ा आप लिक्विड में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है ना, कॉटन ऊपर की तरफ भीगने लगता है, वैसे ही इसका होना चाहिए कि सोल्डर वायर अगर मेल्ट है तो इस पे डी सोल्डरिंग वायर अगर टच करते तो वो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। इसको साइंस में क्या बोलते हैं, कैपिलरी या ऐसा कुछ बोलते थे, भूल गया मैं। ठीक है, तो मतलब लेकिन ये है कि वो ऊपर की तरफ, कॉटन आप देख लीजिए ना, सिंपल कॉटन का कपड़ा आप पानी में डालते हो तो ऊपर की तरफ भीगते लगता है, धीरे 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 ऊपर पानी बढ़ते जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है। अच्छी क्वालिटी का अगर डिसोल्डरिंग वायर होगा तो सोल्डर्ड जो मेल्ट सोल्डर पे अगर आप टच करेंगे ऐसे ना, तो वो भी ऊपर की तरफ खींचेगा। ये एक अच्छे डिसोल्डरिंग वायर की पहचान है। लेकिन अभी तो ऐसे डिसोल्डरिंग वायर मिलते हैं कि उस पर लगा के रगड़ रगड़ के भी खींचते, पीसीबी छिल जाती है लेकिन वो सोल्डरिंग पेस्ट को उठा नहीं पाता। अच्छी क्वालिटी का आपको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 रुपए 20 रुपए ये सारे तो ऐसे ही पड़े हैं। बड़ा मतलब सिलेक्शन टूल खरीदते समय भी आपको बड़ा चूजी होना पड़ जाता है, सिलेक्शन करना पड़ जाता है, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे वेरीफाई करना ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, खैर दूसरा आईपी, इसमें भी बहुत बड़ा झोल आजकल मिल रहा है। आईपी तो भाई, आईपी जो मार्केट में मिल रहा है उसको तो हम लोग यूज कर करके थके, मतलब वो बोर्ड को क्लीन करने के बजाय चपचपा सा कर देते हैं। तो एक दूसरा हम लोगों ने देखा है, एक सोल्यूशन निकाला कि मुर्गा छाप, मुर्गा छाप पटाखे जैसे हम लोग छापते पर यूज करते थे, मुर्गा छाप आता है एक, मुर्गा छाप पता नहीं, मुर्गा थीनर आता है, पेंटिंग इंडस्ट्री, हाँ ये रहा, ये थीनर है, ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, मास्क वगैरह पहन के यूज करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ काम कर जाता है भाई। ठीक है, ये अक्सर पेंट की दुकानों पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा पेंट की दुकानों पे बहुत सारे थिनर मिलते हैं, वो तो चपचपे से होते हैं, उनको नहीं यूज करना। या अच्छी क्वालिटी का अगर आईपी आपको डीलर प्रोवाइड कर पा रहा है तब आप यूज कर सकते हैं। रही बात आईपी, कई बार हमारी टीम से जब परचेज करते हैं तो हम लोग बाहर कुरियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो आप किस, और इसका स्टोरेशन भी अलाउ नहीं होता है।
हाँ, एक आईपी और भी मार्केट में अगर आप चाहें तो इस तरीके के आईपी आते हैं, ठीक है। ये वाटर फॉर क्लीनिंग पीसीबी के नाम से आता है। देखो नाम कितना कंपनियों ने झोल किया, एक्चुअली में ये फ्लेमेबल आइटम है, लेकिन इसको कैसे लिख दिया, वाटर फॉर क्लीनिंग पीसीबी बोर्ड। तो ये जा सकता है, ये तो फिर कुरियर किया जा सकता है, और इसके कंटेनर भी काफी मजबूत है। तो इस तरीके का ये थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, महंगे पड़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप सस्ते में ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो ये थिनर आप इस्तेमाल कर लीजिए, या तो फिर ये है 400-500 रुपए का ये बॉटल मिल रहा होता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको मैकेनिक में भी आता है, ये रिलीफ का है, मैकेनिक का आता है, और भी कंपनियों में आते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर, जब आप काम करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें ये भी वेरीफाई हो जाती है कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक 40x का छोटा लेंस, 40x मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं, आप ये परचेज कर सकते हैं, हैंड हेल्ड होते हैं, ये भी 400-500 रुपए में मिल ही जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी 40x होता है जनरली, और ये भी होता है। तो माइक्रोस्कोप पे पहले पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है, 40K है, 40K कम से कम लग जाते हैं, माइक 40 से 50-60 हजार रुपये लग जाता है अच्छे से तैयार करो तो। और ये 40K का जो है केवल 400 रुपये में ही काम बन जाना है। तो पहले आप इसका इस्तेमाल करके रिपेयरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप लगाने से ही रिपेयरिंग होगा, नहीं। आप इसका भी इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करो तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। 40x लेंस, ये तो हुए हमारे बेसिक टूल्स, ठीक है। इसी में हमने बताया कि कुछ एडवांस टूल्स में अगर आप बात करें तो एडवांस टूल्स में तो बहुत सारे देखिए, जैसे एडवांस टूल्स के बारे में भी हमने लिख रखा है कि स्मोक ऑब्जर्वर लगा लीजिए अपने सेटअप पे। स्मोक ऑब्जर्वर हो गया, प्रोग्रामर RT809H और SBOD3 दोनों रख लीजिए, हमारे पास दोनों है। DSO एंड CRO, DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, और CRO का इस्तेमाल कंपोनेंट टेस्टिंग में करते हैं। माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा, यूज करते हैं। थर्मल सेंसर कैमरा भी आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, ठीक है। थर्मल शॉट किलर का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट हमने इसकी वीडियो डाली है कि अमेजिंग पर डेंजरस डिवाइस। और अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी यूज कर, ये बहुत ही काम की चीज होती है। जो बोर्ड पुराने हो जाते हैं, मॉइस्चर होता है, तो अल्ट्रासोनिक क्लीन करके ओवन में रख के आप उसको क्लीन क्या कर सकते हैं, एकदम पूरा क्लीन और नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो जाता है। तो कई बार तो कई बोर्ड में 10% 20% तो बोर्ड केवल अल्ट्रासोनिक क्लीन और ओवन में डाल के ही ठीक हो जाते हैं, जिनमें मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए फोरम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी एक फोरम पे, जैसे विनाफिक्स, चाइनाफिक्स, डॉक्टर बायोस, तमाम फोरम्स बने हुए हैं जो आपको बायोस से रिलेटेड, स्कीमेटिक से रिलेटेड, बोर्ड व्यूअर से रिलेटेड बेसिक सपोर्ट्स देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर परचेज कर लेने चाहिए, जैसे LBE सॉफ्टवेयर जो बायोस बिल्ड फॉर्मेशन में, बायोस बिल्ड कैसे करते हैं वो सारी चीजें, कुछ पासवर्ड रिमूव करना, बहुत सारे फीचर्स है LBE सॉफ्टवेयर में। आप उस पर्टिकुलर उनकी यूट्यूब पे वीडियो है, क्या क्या काम कर सकते हैं आप इस LBE सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप वो वीडियो देख सकते हैं। BGM मशीन होनी चाहिए आपके पास। अब BGM मशीन देखिए, आपका BGM मशीन हीटर बेस्ड और एक प्योर इंफ्रारेड बेस्ड होती है। तो आपको देखना है किस तरीके का आपको काम करना है, तो उसके लिए BGM मशीन होनी चाहिए। स्टेंसिल्स होनी चाहिए ICU को रिवॉल्व करने के लिए। जैसे हमने DS908 परचेज किया था और उसकी वीडियो बनाकर बताई थी कि इसमें तमाम एप्पल की से रिलेटेड जितनी स्टेंसिल्स है वो कंप्लीट है। आप डायरेक्ट हीट वाली स्टेंसिल आती हैं, BGM मशीन खरीदेंगे तो उसके साथ भी आपके रिबॉलिंग किट मिलता है, या आप अलग से रिबॉलिंग किट परचेज कर सकते हैं। तमाम रिबॉलिंग किट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके साथ उनकी स्टेंसिल्स भी अवेलेबल हैं। और आपका फिर एडाप्टर्स वगैरह, मतलब पावर सप्लाई के साथ साथ एडाप्टर्स भी ऐसे आता है, जैसे BY3200 बोलते हैं। आप एप्पल की एक ही एडाप्टर है जिसमें तीनों टाइप के चार्जर्स केबल मिल जाएंगे। एम्प मीटर होता है, तमाम चीजें, ऑटोमेटिक स्क्रू, तो जैसे आप अपना लैब एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये कुछ एडवांस टूल्स हैं कि अगर आप नॉर्मल लैपटॉप्स के साथ साथ अगर एप्पल के बोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं तब ये एडवांस टूल्स सारे आपके पास होने चाहिए। इसमें प्रोग्रामर जैसे T2 प्रोग्रामर्स वगैरह भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ उन टूल्स के बारे में भी अवेयरनेस हो ही जाती है।
सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए और कौन कौन सा बेसिक टूल्स आपका होना चाहिए। जब आप बेसिक टूल्स कंप्लीट आपके पास होता है तो आप मेरे साथ साथ ऑनलाइन जूम क्लासेस में थियोरेटिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी क्लास ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ऑनलाइन कोर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तभी आपको परमिशन मिलेगा आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की, और परमिशन दिया जाएगा कि आप दिल्ली आकर ऑफलाइन कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आज के आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि कौन कौन व्यक्ति जब हमें से ज्वाइन कर सकता है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, या ऑनलाइन जूम क्लास ज्वाइन करने से पहले किस किस प्रकार के टूल्स होना जरूरी है, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये बेसिक कंप्लीट आपका होता है तो ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, मैक्सिमम ट्रेनर आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल होती है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हम लोग को ज्वाइन करते हैं तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही होगा आपको, ठीक है। और रही बात फीस के लिए, तो फीस क्या चार्ज करते हैं इसके लिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं, जनरली कि क्या फीस होते हैं। एक ठीक ठाक फीस रखी गई है, और ये भी कहना चाहूंगा कि जो फीस रखी गई है एटलीस्ट उस फीस का जो वैल्यू है ना, उतनी वैल्यू का हम लोग सॉफ्टवेयर मटेरियल जैसे बायो सिस्टमैटिक बोर्ड वीवर ग्राफिक कन्वर्जन जैसे डेटा परचेज किया है हम लोगों ने अलग अलग वेबसाइट से फोरम से, वो आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, ठीक। सो वंस अगेन कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, और इस तरीके के चीजों के लिए कि मतलब किस तरीके से ज्वाइन करें वो कंप्लीट वीडियो में मैंने बता दिया, और फिर उसके बाद ज्वाइन करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।